नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर सीरीज में हम चैप्टर 5 यानी भारतीय संगीत इंडियन म्यूजिक पर चर्चा करेंगे। जब हम भारतीय संगीत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बहुत कुछ आता है, मतलब क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, फिल्मी गाने, फोक म्यूजिक, लेकिन इन सब की जड़ें कहाँ हैं? आज हम भारतीय संगीत के एक तरह से डीएनए को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले पूजा और यज्ञ के लिए बने संगीत ने धीरे धीरे अपना रूप बदला और शाही दरबारों की शान बन गया, और इस सफर में उसने क्या खोया और क्या पाया। इसकी शुरुआत तो कहानियों से होती है ना, नारद मुनि से। हाँ, और वो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक फिलॉसफी है। ये आइडिया कि संगीत नारद मुनि धरती पर लाए, ये बताता है कि इसे कितना डिवाइन माना गया, मतलब ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा। और उन्होंने सिर्फ गाना बजाना नहीं सिखाया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म? हाँ, यानी द एंटायर यूनिवर्स इज मेड ऑफ साउंड, और संगीत उस कॉस्मिक साउंड से जुड़ने का एक जरिया है। ये भारतीय संगीत का फाउंडेशन है कि म्यूजिक इजंट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स अ पाथ टू एनलाइटनमेंट। ये तो फिलोसॉफिकल बात हुई, लेकिन जमीन पर इसके सबसे पुराने सबूत कब के मिलते हैं, मतलब एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स? इसके सबूत हमें हजारों साल पीछे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाते हैं। खुदाई में 7 छेद वाली बांसुरी मिली है, रावण हत्ता जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एविडेंस मिले हैं। अच्छा। ये सोचना ही कितना कमाल है कि आज से 4000-5000 साल पहले भी लोग बैठकर संगीत बना रहे थे, सुन रहे थे। ये कोई बाद में सीखी हुई कला नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही ह्यूमन एक्सप्रेशन का एक फंडामेंटल हिस्सा रहा है। और जब हम लिखे हुए सबूतों की तरफ आते हैं तब तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। वेदों में, खासतौर पर सामवेद में संगीत का जिक्र है। मुझे ये पढ़कर बड़ी हैरानी हुई कि सामवेद में राग खड़ाहर प्रिय के सभी 7 सुर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में दिए गए हैं। ये तो हजारों साल पुरानी टेक्निकल डिटेल है। और ये सिर्फ जिक्र नहीं है, संगीत को एक साइंस, एक शास्त्र की तरह देखा गया। गंधर्व वेद, जिसे संगीत का विज्ञान कहते हैं, उसे सामवेद का उपवेद माना जाता है। सोचिए, म्यूजिक वॉज अ डिसिप्लिन, अ सब्जेक्ट ऑफ सीरियस स्टडी। दूसरे ग्रंथों को देखें तो ये और साफ होता है, जैसे ऐतरे आरण्यक एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जो यज्ञ और अनुष्ठानों की बात करता है। उसमें वीणा के पार्ट्स का डिटेल में जिक्र होना ये बताता है कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक जरूरी टूल था। वीणा का हर हिस्सा सिंबॉलिक था। मतलब ये आज की तरह नहीं था कि सिंगिंग अलग, डांसिंग अलग, इंस्ट्रूमेंट बजाना अलग। ये सब एक इंटीग्रेटेड परफॉर्मिंग आर्ट था। बिल्कुल। कौशिकी ब्राह्मण में तो साफ साफ लिखा है कि गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों मिलकर एक कला हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम का सोर्स क्या माना गया? एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है कि ओम शब्द ही सभी रागों और सुरों का स्रोत है, वो प्राइमोर्डियल साउंड जिससे सब कुछ निकला। तो आप देखिए कनेक्शन कितना गहरा है। ब्रह्मांड की आवाज से ओम बना और ओम से पूरा संगीत निकला। ये स्पिरिचुअलिटी के कोर में है। तो ये सब तो स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल बातें हुई, लेकिन संगीत को एक क्राफ्ट, एक टेक्निक की तरह सबसे पहले कब देखा गया? इसका जिक्र कहाँ मिलता है? इसका एक शुरुआती रेफरेंस पाणिनि के काम में मिलता है, करीब 500 ईसा पूर्व। लेकिन असली गेम चेंजर तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र था, जो 200 बीसी से 200 एडी के बीच लिखा गया। नाट्यशास्त्र? हाँ, वो भारतीय संगीत के इतिहास में एक लैंडमार्क टेक्स्ट है। वो सिर्फ ड्रामा या थिएटर पर नहीं है, वो म्यूजिक, डांस, एस्थेटिक्स, इन सब के लिए एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। यहीं से संगीत की सिस्टमैटिक स्टडी शुरू होती है। नाट्यशास्त्र का जिक्र आते ही श्रुति की बात आती है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा फैसिनेट करता है। उसमें लिखा है कि एक ऑक्टेव में 22 श्रुतियां या कीज होती हैं। अब वेस्टर्न म्यूजिक में तो सिर्फ 12 नोट्स होते हैं, 7 पूरे और 5 आधे। ये 22 का आंकड़ा कहाँ से आया? ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक कैसे हो सकता है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। ये सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, ये संगीत को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। जहां वेस्टर्न म्यूजिक ने 12 फिक्स्ड नोट्स पर अपना पूरा ढांचा खड़ा किया, उसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकती हैं, जिसके 12 पक्के पायदान हैं। अच्छा,
वहीं भारतीय संगीत ने माना कि नोट्स के बीच में भी जीवन है, भाव है। ये 22 श्रुतियां संगीत को डिस्क्रीट स्टेप्स से एक कंटिन्यूअस फ्लो बना देती हैं। ये एक रैंप की तरह है जिस पर आप कहीं भी रुक सकते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। अ स्टेयरकेस वर्सेस अ रैंप। मतलब श्रुतियां वो माइक्रोटोन्स हैं जो दो नोट्स के बीच की खाली जगह को भर देती हैं। एग्जैक्टली। और यही माइक्रोटोन्स मींड मतलब एक सुर से दूसरे पे फिसलना और गमक मतलब सुर को कंपाना जैसी चीजों को जन्म देते हैं, जो भारतीय संगीत की आत्मा है। ये भाव पैदा करने की गुंजाइश को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नाट्यशास्त्र ने इन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई और कॉडिफाई किया। बाद में दत्तिलम जैसे ग्रंथ और 13वीं सदी में सारंगदेव के संगीत रत्नाकर ने भी इसी 22 श्रुति वाले सिस्टम को और पुख्ता किया। तो नाट्यशास्त्र ने फाउंडेशन रख दिया, पर वहां से हम राग के कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक कैसे पहुंचे जो आज हम जानते हैं? ये सफर कैसे तय हुआ? ये सफर कई सदियों का है और इसमें कई बड़े थिंकर्स का योगदान है। नाट्यशास्त्र के बाद एक और जरूरी ग्रंथ आया 9वीं सदी में, मतंग का बृहद्देशी। ये पहला ग्रंथ है जिसने राग शब्द को ठीक से डिफाइन करने की कोशिश की। और राग को हम आम भाषा में कैसे समझ सकते हैं? ये सिर्फ अ कलेक्शन ऑफ नोट्स तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। आप राग को एक म्यूजिकल पर्सनालिटी की तरह समझ सकते हैं। जैसे हर इंसान का एक स्वभाव, कुछ पसंदीदा रंग और बात करने का एक खास तरीका होता है, वैसे ही हर राग के अपने नियम हैं। कौन से सुर इस्तेमाल होंगे, कौन से नहीं, किस सुर पर ज्यादा रुकना है और उसे दिन के किस पहर में गाना है, ये सब मिलकर उस राग का चरित्र बनाते हैं। ये सिर्फ नोट्स का कलेक्शन नहीं, एक लिविंग ब्रीदिंग इमोशन है। बृहद्देशी ने इस पर्सनालिटी को समझने का फ्रेमवर्क दिया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर रागों में जेंडर भी आ गया। 11वीं सदी के ग्रंथ संगीत मकरंद ने 93 रागों को मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म्स में क्लासिफाई किया। ऐसा क्यों किया गया होगा? ये संगीत को और ज्यादा मानवीय भावनाओं के करीब लाने की कोशिश थी। ये सिर्फ एक पोएटिक आइडिया नहीं था। राग को एक टेक्निकल स्केल से निकालकर एक नायक का रूप दिया गया और उससे जुड़ी रागिनियों को नायिकाओं का। अच्छा। वो अब सिर्फ सुर नहीं रहे, वो कहानियों के किरदार बन गए। मतलब म्यूजिक वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर ह्यूमनाइज्ड। और ये सिलसिला चलता रहा। सारंगदेव के संगीत रत्नाकर को तो संगीत का एनसाइक्लोपीडिया ही कहा जाता है। 264 राग, उसमें तो उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों संगीत पद्धतियों का जिक्र था। हाँ, संगीत रत्नाकर एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उसने संगीत के ग्रामर को और भी रिफाइन किया। इसके बाद 16वीं सदी में राममात्या का स्वरमेल कलानिधि और 17वीं सदी में वेंकट मुखेन का चतुर्दंडी प्रकाशिका जैसे ग्रंथ आए। ये सब दिखाता है कि संगीत सिर्फ एक परफॉर्मेंस आर्ट नहीं था, बल्कि एक सीरियस इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था। इस पे लगातार लिखा जा रहा था, बहस हो रही थी और इसे बेहतर बनाया जा रहा था। ये नॉलेज तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया कैसे जाता था? कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल तो होते नहीं होंगे। उस लिए एक बहुत ही खास सिस्टम था, गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन और मध्यकाल में गुरुकुल होते थे, जिन्हें आश्रम भी कहते थे। छात्र संगीत कला में महारत हासिल करने के लिए सालों तक गुरु के साथ ही रहते थे। और ये कोई 3-4 साल का डिग्री कोर्स नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक वे ऑफ लाइफ था। छात्रों को कभी-कभी 12 साल तक आश्रम में रहना होता था। वो सिर्फ संगीत नहीं सीखते थे, वो गुरु की सेवा करते थे, आश्रम के काम करते थे और अनुशासन में रहना सीखते थे। वहां जीवन बहुत कठोर था। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, करके और अनुभव से सीखना था। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और यूट्यूब ट्यूटोरियल वाले जमाने में ये सोचना भी मुश्किल है। 12 साल सिर्फ एक कला सीखने के लिए, वो डेडिकेशन ही अलग स्तर का था। और सबसे जरूरी बात, वहां कोई भेदभाव नहीं था। चाहे कोई राजकुमार हो या आम इंसान, गुरु के लिए सब बराबर थे। ज्ञान के मंदिर में सोशल स्टेटस की कोई जगह नहीं थी। इन गुरुकुलों को राजाओं और अमीर लोगों से संरक्षण यानी पेट्रनेज भी मिलता था, जिससे ये ट्रेडिशन जिंदा रही और पनपती रही। तो एक तरफ ये शास्त्रीय अनुशासित गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित संगीत मजबूत हो रहा था, लेकिन भारत तो हमेशा से एक मेल्टिंग पॉट रहा है। क्या संगीत बाहरी प्रभावों से अछूता रहा? बिल्कुल नहीं। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मध्यकाल में फारसी और इस्लामी संस्कृति के प्रभाव ने उत्तर भारतीय संगीत का चेहरा ही बदल दिया।
अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट। कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? और ज्यादातर भक्ति रस से जुड़ी हुई। इसे मंदिरों और हिंदू राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। ये संगीत का एक ग्रैंड, सीरियस और फॉर्मल रूप था। आप इसे एक भव्य, औपचारिक राज दरबार के चित्र की तरह समझ सकते हैं। तो जब फारसी संगीत का प्रभाव आया, क्या इसे एक थ्रेट की तरह देखा गया? क्या कोई रेजिस्टेंस था कि ये हमारी शुद्ध परंपरा को बदल रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा एक फ्यूजन था। नए शासक, खासकर मुगल, अपने साथ संगीत का एक नया टेस्ट लेकर आए। सूफीवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, जहां ईश्वर से एक पर्सनल, इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन पर जोर था। संगीत अब सिर्फ मंदिरों की भक्ति या दरबार के अनुशासन तक सीमित नहीं रहा। उसे इंसान के पर्सनल इमोशंस, प्यार, जुदाई, इंतजार को एक्सप्रेस करने का जरिया बनाया गया। और यहीं से ख्याल का जन्म हुआ। हाँ, ख्याल शब्द का मतलब ही है इमेजिनेशन या थॉट। ये ध्रुपद के मुकाबले ज्यादा रोमांटिक, ज्यादा फ्री फ्लोइंग और ज्यादा ऑर्नामेंटल था। इसमें कलाकार को इम्प्रोवाइजेशन यानी अपनी कल्पना से कुछ नया रचने की ज्यादा आजादी थी। अगर ध्रुपद एक फॉर्मल पोर्ट्रेट है, तो ख्याल एक कैंडिड इमोशनल तस्वीर है। ये उस बदलते हुए कल्चरल माइंडसेट की आवाज बना, जहां अनुशासन से ज्यादा कल्पना को महत्व दिया जा रहा था। और ख्याल तो आज भी हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत का सबसे पॉपुलर फॉर्म है, तो इसकी जड़ें उस कल्चरल फ्यूजन में हैं। इसी दौर में सितार और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी पॉपुलर हुए जो पहले नहीं थे। बिल्कुल। सितार, तबला और कव्वाली और गजल जैसी गायकी की फॉर्म्स, ये सब उसी दौर के फ्यूजन की देन है। और एक और बात ध्यान देने वाली है, इसी समय में एक तरफ ये क्लासिकल म्यूजिक रिफाइन हो रहा था, तो दूसरी तरफ लोक संगीत की कई और शैलियां भी फल फूल रही थीं। तो भारत की म्यूजिकल लैंडस्केप हमेशा से बहुत डाइवर्स और मल्टी लेयर्ड रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय संगीत की कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। ये कई धाराओं का संगम है। इसमें नाद ब्रह्म की आध्यात्मिकता है, 22 श्रुतियों का विज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा का कठोर अनुशासन है और बाहरी प्रभावों को अपनाकर खुद को एक नया और शायद ज्यादा खूबसूरत रूप देने की क्षमता भी है। Exactly. From the cosmic sound of Om to the complex grammar of ragas, and from the disciplined Dhrupad to the imaginative Khayal, it's a journey that mirrors the journey of Indian civilization itself, a journey of continuity, assimilation, and constant evolution. चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देखने में ये बहुत जटिल लगता है, किसी रहस्यमय दुनिया जैसा, लेकिन असल में ये कुछ मुख्य स्तंभों पर टिका है। ये सिर्फ गाना बजाना नहीं है, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान है, एक पूरी ग्लैमर है। बिल्कुल, ये किसी भाषा के व्याकरण को समझने जैसा ही है। एक बार आप नियम जान गए, तो आप उसकी कविता की गहराई को, उसके अनसेड इमोशंस को समझ सकते हैं। और भारतीय संगीत की इमारत 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है: स्वर, राग और ताल। आज हम इन्हीं की एक-एक ईंट को परखेंगे, देखेंगे कि ये इमारत इतनी मजबूत और खूबसूरत क्यों है। तो शुरुआत सबसे बेसिक यूनिट यानी स्वर से करते हैं। हम सब ने स्कूल की प्रार्थना से लेकर अंत्याक्षरी तक में सा रे गा मा पा धा नी सुना है, पर स्वर सिर्फ ये 7 आवाजें हैं या इससे ज्यादा कुछ? इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, वेदों के उच्चारण से जुड़ी हैं। उस जमाने में स्वर शब्द का इस्तेमाल वेदों के रेसिटेशन में पिच को ऊपर नीचे करने के लिए होता था। समय के साथ इसका मतलब बदल गया और आज स्वर का मतलब किसी कॉम्पोजिशन में एक म्यूजिकल नोट या स्केल डिग्री हो गया है। भरत मुनि ने तो अपने नाट्य शास्त्र में 22 स्वरों का जिक्र किया था। 22? अच्छा, तो जो सारे गामा हम इस्तेमाल करते हैं वो इन स्वरों के छोटे नाम हैं? जैसे किसी का नाम राजेंद्रो और हम उसे प्यार से राजू बुलाते हैं, तो इन 7 स्वरों के असली पूरे नाम क्या हैं? बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये तो बस एब्रिविएशंस हैं, पुकारने के नाम। इनके पूरे नाम हैं षडज यानी सा, ऋषभ रे, गांधार ग, मध्यम म, पंचम प, धैवत ध और निषाद नी। और हर स्वर का एक फंक्शन भी है। जैसे सा या षडज टॉनिक है, ये घर जैसा है। घर जैसा मतलब जहां से संगीत की यात्रा शुरू होती है और दिन भर भटकने के बाद सब लौटकर इसी पर आते हैं।
ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन दोनों है। सोर्स में एक और शब्द है जो हमेशा स्वर के साथ आता है, श्रुति। ये स्वर से कैसे अलग है? सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, कजिन्स जैसे। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है और यही भारतीय संगीत का असली जादू छिपा है। श्रुति स्वर की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे इंसान का कान सुन और पहचान सकता है, एक माइक्रोटोन। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर स्वर सीढ़ी का एक डंडा है तो श्रुति उस डंडे पर मौजूद बारीक लकीरें हैं। बारीक लकीरें? हाँ, कुल 22 श्रुतियां हैं जिनमें से 12 ही साफ साफ सुनाई देती हैं और इन्हीं 12 से 7 शुद्ध स्वर जिन्हें शुद्धा स्वरास कहते हैं और 5 विकृत स्वर यानी विकृता स्वरास बनते हैं। लेकिन इन बारीक लकीरों का मतलब, इन श्रुतियों का मतलब क्या है? Why do they matter so much? श्रुतियों का एक पूरा कॉन्टिन्यूम है। इन्हीं श्रुतियों की वजह से हम एक स्वर से दूसरे पर फिसल सकते हैं, जिसे मींड कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने ये शब्द। तो जब आप किसी गजल गायक को एक नोट से दूसरे पर ग्लाइडिंग, एक तड़प के साथ जाते हुए सुनते हैं, तो वो असल में इन श्रुतियों के लैंडस्केप पर सफर कर रहा होता है। ये श्रुतियां ही संगीत में वो कशिश, वो लॉन्गिंग और गहराई पैदा करती हैं। अच्छा, तो ये तो संगीत के अक्षर हो गए, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स की तरह। लेकिन असली कहानी तो शब्दों से बनती है, भावों से बनती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो संगीत को सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक एहसास बनाती है, राग। ये शब्द मैंने सुना तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या है? राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से आया है, जिसका मतलब है रंगना या किसी को खुश करना। तो राग सिर्फ नोट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है, एक पर्सनालिटी है। इसका अपना एक मूड, एक रस होता है। इसका मकसद सुनने वाले के मन को एक खास भावना के रंग में रंगना है। तो ये एक रेसिपी की तरह हुआ कि आपको कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी स्वर इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल। और कौन से नहीं। हाँ, और कौन से नहीं। और इसी रेसिपी के आधार पर इसकी 3 मुख्य जातियां हैं। ऑडव राग, जिसमें 5 स्वर होते हैं, जैसे एक सिंपल दाल तड़का, पेंटाटोनिक जिसे कहते हैं। हाँ, पेंटाटोनिक। फिर है षाडव राग, जिसमें 6 स्वर होते हैं, यानी हेक्साटोनिक स्केल। और आखिर में संपूर्ण राग, जिसमें पूरे 7 स्वर होते हैं, एक पूरी दावत की तरह, हेप्टाटोनिक। और हर रेसिपी में एक स्टार इंग्रेडिएंट होता है ना, जिसके बिना वो डिश अधूरी है। क्या राग में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल। हर राग में स्वरों की एक हायरार्की, एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है वादी स्वर, जो राग का राजा है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, राग की पूरी बिल्डिंग इसी पर टिकी होती है। फिर आती है संवादी, यानी राग की रानी। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर है, जो वादी से चौथा या 5वां नोट होता है। इन दोनों के अलावा जो बाकी सहायक स्वर होते हैं उन्हें अनुवादी यानी प्रजा कहते हैं। राजा रानी प्रजा। तो फिर कोई विलन भी होगा? सोर्स में विवादी स्वर का भी जिक्र है। ये तो किसी फैमिली ड्रामा जैसा लग रहा है, जहां किसी एक झगड़ालू रिश्तेदार को शादी में नहीं बुलाते। बिल्कुल वही है। विवादी वो स्वर है जो राग में वर्जित है, फॉरबिडन। उसे लगाने से राग का पूरा मूड और स्वरूप बिगड़ सकता है। वो उस परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये विवादी स्वर नियम तोड़ने जैसा है। लेकिन क्या कला में नियम तोड़ने से ही महानता पैदा नहीं होती? क्या किसी महान कलाकार ने कभी विवादी स्वर का इस्तेमाल कुछ अद्भुत बनाने के लिए नहीं किया? क्या सवाल पूछा है। हाँ बिल्कुल, एक कुशल कलाकार कभी-कभी जानबूझकर एक लम्हे के लिए विवादी स्वर को छूकर वापस आता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कॉन्वर्सेशनलिस्ट जानबूझकर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़कर माहौल में टेंशन पैदा कर देता है। ये राग में एक अलग तरह की बेचैनी या खूबसूरती पैदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत साधना और समझ चाहिए। अच्छा। और यहीं से राग के 3 और भेद सामने आते हैं। शुद्ध राग, जिसमें बाहरी स्वर लगाने पर भी रूप नहीं बदलता। फिर है छायालेयल राग, जिसमें बाहरी स्वर लगते ही उसका रूप बदल जाता है, मतलब उस पर किसी दूसरे राग की छाया पड़ जाती है। और संकीर्ण राग, जो 2 या 2 से ज्यादा रागों का मिश्रण होता है, एक फ्यूजन डिश की तरह। हाँ, तो एक कलाकार इस फ्रेमवर्क को लाइव परफॉर्मेंस में कैसे एक्सप्लोर करता है? क्या वो बस ऊपर नीचे स्केल गाता? नहीं, यहीं पर आलाप और तान का जादू आता है। राग एक नक्शा है और कलाकार उस नक्शे पर अपनी यात्रा करता है। यात्रा की शुरुआत होती है आलाप से। इसमें कलाकार बिना किसी ताल के बहुत धीरे धीरे राग का चेहरा दिखाता है, हर स्वर को सहलाता है, उसके मूड को स्थापित करता है। ये परफॉर्मेंस का सबसे मेडिटेटिव, सबसे सोलफुल हिस्सा होता है। और जब मूड बन जाता है
तब वो जो बिजली की तेजी से पैटर्न्स गाए जाते हैं, वो है तान। जब कलाकार आलाप से राग की जमीन तैयार कर देता है, तब वो तान के जरिए अपनी कलाबाजी, अपनी तैयारी और अपनी इमेजिनेशन दिखाता है। तान में स्पीड और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स का एक जाल बुनने जैसा है। कभी कभी 3 या 4 नोट्स की एक छोटी और तेज तान को मुर्की कहते हैं, जो एक झटके की तरह आती है। और इन सबको सजाने के लिए कुछ और भी होता है ना? हाँ, अलंकार का प्रयोग होता है। अलंकार स्वरों का एक सुंदर पैटर्न होता है, जैसे सा रे गा, ग म पा आदि। ये संगीत के गहने हैं। सोर्स में 6 मुख्य रागों का जिक्र है, जिनका एक खास समय, मौसम और मूड होता है। जैसे राग मेघ बारिश के मौसम के लिए। क्या इसीलिए हमें मॉनसून में कुछ खास गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं? बिल्कुल। इसका संबंध हमारी साइकोलॉजी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से है। हजारों सालों से हमने कुछ ध्वनियों को कुछ खास समय और भावों से जोड़ लिया है। जैसे राग भैरव सुबह का राग है। मैंने कई बार सुबह 4 बजे किसी उस्ताद को भैरव गाते सुना है, और सच कहूं तो उस वक्त माहौल में जो शांति और दिव्यता महसूस होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वाह। हिंडौल वसंत का राग है, जो युवा प्रेम को दर्शाता है। दीपक रात में गाया जाता है और करुणा का भाव जगाता है। श्री श्याम का राग है, जो खुशी से जुड़ा है। और मालकौश आधी रात का राग है, जो वीर रस पैदा करता है। कई पुराने हिंदी फिल्मी गाने इन रागों पर आधारित हैं, और वो आज भी उसी मूड को जगाते हैं। सही बात है। तो स्वर और राग मिलकर संगीत का शरीर और आत्मा तो बना देते हैं, लेकिन जब तक इसमें धड़कन ना हो तब तक ये जिंदा नहीं होता। मुझे लगता है ये धड़कन ही ताल है ना? बिल्कुल। ताल बीट्स का एक रिदमिक साइकिल है, या संगीत की धड़कन है उसका टाइम सिग्नेचर। सबसे अनोखी बात यह है कि ताल संगीत से स्वतंत्र है। उसका अपना एक ढांचा, अपना एक गणित होता है। ये 3 बीट से लेकर 108 बीट तक के हो सकते हैं। 108 बीट्स, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, आमतौर पे कौन से ताल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? जैसे बॉलीवुड गानों में तो अक्सर 4/4 का एक जैसा रिदम सुनाई देता है। हाँ, कहा जाता है कि 100 से भी ज्यादा ताल हैं, लेकिन ज्यादातर 10-12 ताल ही प्रचलन में है। जैसे 6 बीट का दादरा, 7 का रूपक, 8 का कहरवा और सबसे लोकप्रिय 16 बीट्स का 3 ताल। अच्छा। वहीं कर्नाटक संगीत का ताल सिस्टम ज्यादा रिजिड और मैथमेटिकल है। वहां 35 मूल ताल हैं, जो आगे 5 जाति में बंटकर 175 ताल बन जाते हैं। बाप रे। तो इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर तस्वीर क्या बनती है? मतलब इन सब चीजों का, स्वर, राग, ताल का अंतिम लक्ष्य एक भावना, एक रस पैदा करना है। हाँ, संगीत का परम लक्ष्य यही है। रस को एस्थेटिक डिलाइट कहा गया है। कला के माध्यम से महसूस की जाने वाली एक ट्रांसेंडेंट फीलिंग। मुख्य रूप से 9 रस है: श्रृंगार यानी प्रेम, हास्य, करुण यानी दुख, रौद्र क्रोध, वीर भयानक, अद्भुत विभत्स और शांत। सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि नाट्यशास्त्र के अनुसार कुछ खास स्वर कुछ खास भाव पैदा करते हैं। जैसे पंचम यानी प स्वर एरोटिक फीलिंग्स जगाता है, मध्यम यानी म हास्य पैदा करता है, और ऋषभ रे क्रोध। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक है। हाँ, ये संगीत के साइको अकूस्टिक एस्पेक्ट को समझने की एक प्राचीन कोशिश है कि कैसे अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज हमारे दिमाग और भावनाओं पर असर डालती हैं। ये आज के म्यूजिक थेरेपी का फाउंडेशन है। अब आते हैं थाट पर। यह सुनने में थाली जैसा लगता है। क्या ये रागों को अरेंज करने की एक थाली है? काफी करीब है। थाट रागों को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है, एक फैमिली ट्री। संगीतज्ञ V.N. भाटखंडे ने 10 थाट सिस्टम दिया था, जिसमें ज्यादातर ट्रेडिशनल रागों को क्लासिफाई किया गया है। थाट और राग में मुख्य अंतर यह है कि थाट गाया नहीं जाता, उसका कोई इमोशनल क्वालिटी नहीं होता, वो बस एक साइंटिफिक स्केल है। मतलब थाट गाया नहीं जाता? नहीं, राग थाट से पैदा होते हैं और उन्हें गाया जाता है। थाट एक पेरेंट स्केल है। तो थाट और राग में और क्या फर्क है? देखिए, थाट में हमेशा 7 स्वर होते हैं, जबकि राग में कम से कम 5 होने जरूरी हैं। थाट में सिर्फ आरोह यानी असेंडिंग नोट्स होते हैं, जबकि राग में आरोह मतलब चढ़ाव और अवरोह मतलब उतार दोनों होते हैं, और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, थाट का कोई मूड नहीं होता, वो न्यूट्रल है, जबकि राग का नाम ही उसके इमोशन से जुड़ा है। और आखिर में समय का सिद्धांत। मैं कोई सुबह का राग रात में क्यों नहीं सुन सकता?
क्या कोई संगीत पुलिस पकड़ लेगी? पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, लेकिन ये माना जाता है कि दिन के खास पहर में कुछ स्वर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ये प्रकृति के चक्र और हमारे अपने बायोरिदम्स के साथ एक तालमेल बिठाने जैसा है। इसीलिए दिन को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व भाग जो रात 12 से दिन के 12 बजे तक होता है और उत्तर भाग जो दिन के 12 से रात 12 बजे तक होता है। और इनके राग भी अलग अलग होते हैं? हाँ, इन दोनों भागों के राग भी अलग अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस कॉन्टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देता है, जो आज की ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग कल्चर में कहीं खो गया है। सही कहा। तो एक साधारण सा से लेकर एक जटिल तान तक ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ढांचा इतना वैज्ञानिक और मैथमेटिकल है, लेकिन लक्ष्य पूरी तरह से भावनात्मक है। ये गणित और जादू का एक अद्भुत मिश्रण है। बिल्कुल। सबसे छोटी श्रुति से लेकर समय के विशाल सिद्धांत तक हर तत्व एक खास रस बनाने के लिए मिलकर काम करता है। ये एक इकोसिस्टम है जहां हर चीज का अपना एक मकसद है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये इतना प्राचीन और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम आज के मॉडर्न संगीत में फिल्मी गानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन तक में कैसे विकसित हो रहा है और अपनी जगह बना रहा है। क्या वो अपनी आत्मा खो रहा है या एक नया रूप ले रहा है? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम भारतीय संगीत की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के वर्गीकरण पर है, खासकर हिंदुस्तानी संगीत की जो अलग-अलग शैलियां और घराने हैं उन पर। और ये विषय इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि आजकल हम हर तरफ फ्यूजन देख रहे हैं। क्लासिकल संगीत, पॉप, जैज, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ भी मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी फ्यूजन की खूबसूरती उसकी जड़ों की समझ से ही आती है ना। बिल्कुल सही कहा। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 सबसे बड़ी जड़ें हैं, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। और मजे की बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि दोनों की शुरुआत एक ही ग्रंथ से हुई, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। हाँ, लेकिन फिर 14वीं सदी के आसपास मतलब दोनों के रास्ते अलग हो गए। बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का केंद्र हिंदुस्तानी संगीत है। इसकी खासियत, इसकी संगीतमय बनावट और इसमें इम्प्रोवाइजेशन, यानी कलाकार को अपनी कल्पना से सुरों को विस्तार देने की जो आज़ादी मिलती है, उसमें है। तो चलिए ऐसे कल्पना और अनुशासन के संगम में उतरते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 10 मुख्य गायन शैलियां हैं, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, तराना और भी कई। हाँ। हम सबसे पुराने और शायद सबसे भव्य स्टाइल यानी ध्रुपद से शुरू करते हैं। इसे तो हिंदुस्तानी संगीत का आधार स्तंभ कहा जा सकता है। आधार स्तंभ कहना बिल्कुल सही होगा। इसका जिक्र तो नाट्य शास्त्र में भी है, जो इसे हजारों साल पुराना साबित करता है। हजारों साल? जी। ध्रुपद नाम ही 2 शब्दों से बना है, ध्रुव यानी जो स्थिर हो और पद यानी कविता। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसी शैली जिसमें कविता और संगीत दोनों का ढांचा पक्का और अटल हो। अच्छा। 13th सेंचुरी में ये मजबूत हुआ, लेकिन इसका स्वर्ण युग, अ गोल्डन एरा, वो आया सम्राट अकबर के दरबार में। अकबर का दरबार मतलब संगीत के सितारों की आकाशगंगा जैसा था वो तो। एक तरफ उनके नवरत्नों में से एक तानसेन, हाँ, तानसेन। फिर उनके गुरु स्वामी हरिदास, बाबा गोपाल दास। और कहते हैं कि बैजू बावरा भी उसी दौर के थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ये नाम ही अपने आप में एक पूरा इतिहास है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ध्रुपद की प्रस्तुति में भी यही गंभीरता और अनुशासन झलकता है। इसकी शुरुआत होती है आलाप से। आलाप? इसमें शब्द नहीं होते, सही कहा ना? कोई शब्द नहीं होता, बस राग के सुरों को एक एक करके खोला जाता है, जैसे सुबह कोई फूल धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलता है। ये बिना किसी शाब्दिक मिलावट के प्योर म्यूजिक का अनुभव है। मतलब कलाकार शब्दों के सहारे के बिना सिर्फ सुरों से एक पूरा माहौल, एक पूरी दुनिया खड़ी कर देता है। ये तो संगीत का सबसे शुद्ध रूप हुआ। ध्रुपद की मुख्य रचना यानी बंदिश शुरू होती है। और ये संगीत मंदिर में पैदा हुआ, इसलिए इसकी बंदिशों में अक्सर संस्कृत के अक्षरों का इस्तेमाल होता है, जो इसे एक आध्यात्मिक गहराई देता है। बिल्कुल। और इसे पेश करने का तरीका भी काफी खास है। आमतौर पर 2 पुरुष गायक तानपुरे की गूंज और पखावज की गंभीर थाप के साथ इसे गाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारे स्रोत बताते हैं कि ध्रुपद के अंदर भी अलग अलग शैलियां हैं, जिन्हें बानी या घराने कहते हैं। हाँ, और इससे पहले कि हम उन बानियों पर बात करें,
ये घराना क्या बला है, इसे समझना जरूरी है। जरूर, क्योंकि ये शब्द हम बार बार सुनते हैं। मुझे तो ये हमेशा एक ही डिश को बनाने की अलग अलग सीक्रेट रेसिपी की तरह लगता है, जैसे हर परिवार की अपनी एक खास दाल बनाने की विधि होती है। आहा, क्या खूबसूरत एनालॉजी है। घराना शब्द घर से ही आया है। ये सिर्फ एक गायकी का स्टाइल नहीं है, बल्कि संगीतकारों का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गुरु शिष्य परंपरा या खानदान से जुड़ा होता है। अच्छा, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। हर घराने की अपनी एक संगीत की विचारधारा होती है। सुर कैसे लगाना है, लय के साथ कैसे खेलना है, और यहाँ तक कि संगीत सिखाने का तरीका भी अलग होता है। तो ध्रुपद की ये सीक्रेट रेसिपी यानी 4 मुख्य बाणियां कौन-कौन सी हैं? सबसे पहली और शायद सबसे प्रसिद्ध है डागरी घराना या डागर बानी। डागर बानी। इस घराने की पहचान है इनका अलाप पर जबरदस्त जोर। ये अलाप को घंटों तक विस्तार दे सकते हैं। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। वो क्या? डागर परिवार मुस्लिम है, लेकिन पीढ़ियों से हिंदू देवी देवताओं पर लिखे गए पद गाता आ रहा है। आज के समय में गुंदेचा ब्रदर्स इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि उस दौर में कला और कलाकार धर्म की सीमाओं से कितने ऊपर थे। ये दिखाता है कि संगीत की अपनी एक अलग ही जुबान, अपना एक अलग ही मजहब होता है। काफी हद तक कला हमेशा से इन दीवारों को लांघती आई है। दूसरी बानी है दरभंगा घराना, जो खंडार बानी और गौहर बानी का पालन करते हैं। अच्छा, तो ये डागर बानी से कैसे अलग है? यहाँ डागर बानी की तरह लंबे अलाप पर नहीं, बल्कि रची बसी बंदिश और लयकारी पर ज्यादा जोर होता है। लयकारी मतलब लय के साथ खेलना, और रिदमिक प्ले, जो सुनने में बहुत आनंददायक और जटिल हो सकता है। और इसके बड़े नाम? मल्लिक परिवार, जैसे राम चतुर मल्लिक इसके बड़े नाम हैं। और दरभंगा से ही जुड़ा एक और घराना है, बेतिया घराना। बेतिया घराना? हाँ, बेतिया घराना भी नौहर और खंडार बानी गाता है, लेकिन उनकी अपनी कुछ खास तकनीकें हैं जो वो परिवार के बाहर नहीं सिखाते। इंटरेस्टिंग। दरभंगा और बेतिया दोनों को मिलाकर हवेली स्टाइल भी कहा जाता है। और चौथी बानी है तलवंडी घराना, जो अब पाकिस्तान में है। ओह, दुख की बात है कि बंटवारे के बाद ये शैली भारतीय संगीत की मुख्य धारा से लगभग कट सी गई है। ध्रुपद का ये जो अनुशासित और गंभीर माहौल है, हर कलाकार के मिजाज के मुताबिक नहीं था, है ना? संगीत में एक नई लहर आ रही थी, जहां कल्पना, रोमानियत और कलाकार की अपनी छाप की ज्यादा जगह थी। हाँ, और शायद इसी सोच से जन्म हुआ ख्याल का। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ख्याल फारसी का शब्द है, जिसका मतलब ही है आइडिया और इमेजिनेशन। अमीर खुसरो को इसका जनक माना जाता है। सही? हाँ, अमीर खुसरो को इसका श्रेय दिया जाता है। ये कलाकारों में इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसमें इम्प्रोवाइजेशन की, अपनी कल्पना दिखाने की गुंजाइश ध्रुपद से कहीं ज्यादा है। तो इसकी बनावट ध्रुपद से कैसे अलग है? मतलब प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है? ध्रुपद के मुकाबले इसमें अलाप काफी छोटा होता है। ख्याल की असली पहचान है तान का इस्तेमाल। तान? तान को आप संगीत के सुरों की एक बिजली की तरह कौंध जाने वाली लड़ी समझ सकती हैं। वाह! ये बहुत तेजी से गाए जाने वाले सुरों के समूह होते हैं जो सुनने वाले को हैरत में डाल देते हैं। वाह! एक आम ख्याल परफॉर्मेंस में 2 हिस्से होते हैं, बड़ा ख्याल जो धीमी गति स्लो टेम्पो में गाया जाता है, और छोटा ख्याल जो तेज गति में होता है। और जहाँ तक मुझे पता है, इसके विषय भी ज्यादातर रोमांटिक होते हैं। बिल्कुल। भले ही वो भगवान कृष्ण की रासलीला का वर्णन हो या किसी के प्रेम में तड़प का, यहाँ भक्ति में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक ही बंदिश को हर गायक अपने अंदाज में गाता है, अपनी कल्पना से उसे नया रूप देता है। और ख्याल के भी तो अपने शानदार घराने हैं जिनकी अपनी अपनी पहचान है। बिल्कुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर घराने की, जो ख्याल गायकी का सबसे पुराना और गंगोत्री जैसा घराना माना जाता है। गंगोत्री। इनकी खासियत है सुर और ताल, यानी मेलोडी और रिदम दोनों पर बराबर का ध्यान। इनकी गायकी बहुत खुली और दमदार होती है। मतलब ये ऑलराउंडर हैं। फिर आता है किराना घराना। ये नाम सुनते ही पंडित भीमसेन जोशी की वो दमदार गहरी आवाज कानों में गूंजती है। ऐसा लगता था जैसे वो सुर लगा नहीं रहे, बल्कि सुर को बुला रहे हैं। क्या बात है! क्या यही वो भाव है जो इस घराने की पहचान है? आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार बता दिया। किराना घराना, जो उत्तर प्रदेश के किराना शहर से है, सुरों की बारीक ट्यूनिंग और भाव यानी इमोशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा। धीमी गति के रागों में इनकी महारत है। ये एक एक सुर को ऐसे तराशते हैं जैसे कोई जौहरी हीरे को तराशता है।
पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल इसी महान परंपरा की देन है। अविश्वसनीय। एक तरफ ग्वालियर का खुलापन, दूसरी तरफ किराना की गहराई, इसके बाद आगरा घराना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें ध्रुपद और ख्याल का मेल है। ये तो बड़ा दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। हाँ, आगरा घराने में आपको ध्रुपद जैसी मर्दानगी और लयकारी का जोर मिलेगा, लेकिन ख्याल की रोमानियत के साथ। यहाँ बंदिश यानी कॉम्पोजिशन की शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और इसे रंगीला घराना भी कहते हैं ना? हाँ, उस्ताद फयाज खान ने जब इसमें अपनी एक नई लिरिकल टच डाली तो इसे रंगीला घराना भी कहा जाने लगा। रंगीला घराना, नाम ही कितना आकर्षक है। और एक और घराना जिसका जिक्र किए बिना बात अधूरी रहेगी, वो है पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली खान साहब का नाम तो शास्त्रीय संगीत न सुनने वाले भी जानते हैं। बिल्कुल। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान द्वारा शुरू किए गए इस घराने की गायकी में इमोशंस और अलंकार का भरपूर इस्तेमाल होता है। अलंकार मतलब? अलंकार मतलब सुरों को सजाने का, गहने पहनाने का तरीका, ऑर्नामेंटेशन। अच्छा। बड़े गुलाम अली खान साहब की सबसे बड़ी देन ये थी कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को कॉन्सर्ट हॉल्स के एलीट माहौल से निकालकर आम आदमी के दिल तक पहुंचाया। तो इसका निचोड़ ये निकालें कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को डेमोक्रेटाइज करने में, यानी आम लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। बिल्कुल। एक और घराना है जिसका जिक्र हमारे सोर्सेज में है, भेंडी बाजार घराना। इसका नाम बड़ा अनोखा है। भिंडी बाजार घराना मुंबई के इसी नाम के इलाके से जुड़ा है। इस घराने की सबसे हैरत अंगेज बात है गायकों का सांस पर नियंत्रण, उनका ब्रेथ कंट्रोल। ब्रेथ कंट्रोल। कहा जाता है कि वो एक ही सांस में बहुत लंबे लंबे सुरों के पैसेज गा सकते हैं और ये अपनी गायकी में कर्नाटक संगीत के कुछ रागों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें बाकी घरानों से अलग बनाता है। वाह, एक ही सांस में! ये तो किसी योगी के तप जैसा है। तो हमने अनुशासन के शिखर ध्रुपद से यात्रा शुरू की, फिर कल्पना की उड़ान ख्याल को समझा। अब कहाँ चलें? शायद उस जगह जहाँ सिर्फ ऊर्जा और लय का राज हो। तो आप तराना की बात कर रही हैं? हाँ, तराना। तराना में लय ही सब कुछ है, रिदम इज एवरीथिंग। इसकी एक छोटी सी धुन होती है जिसे बार बार दोहराया जाता है और गायक अपनी मर्जी से उसमें लय के नए नए पैटर्न्स जोड़ता जाता है। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है ना? जैसे ताना दे रेना, उदानी, ये सिर्फ ध्वनि के लिए हैं। हाँ, ये निरर्थक शब्द होते हैं जिन्हें नॉन टॉम सिलेबल्स भी कहते हैं। इन्हें बहुत तेज गति से गाना होता है जिसके लिए जुबान पर और लय पर असाधारण कंट्रोल चाहिए। इसमें महारत हासिल करने के लिए रिदमिक मैनिपुलेशन की खास तालीम लेनी पड़ती है। सुनने में एक संगीतमय आतिशबाजी जैसा लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कला आज भी जिंदा है और इसके महारथी मौजूद है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पंडित रतन मोहन शर्मा को दुनिया का सबसे तेज तराना गायक माना जाता है। जी हाँ। हैदराबाद में उन्हें तराना के बादशाह का खिताब भी मिला है। ये सुनकर ही एक अलग एनर्जी महसूस होती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ध्रुपद की हजारों साल पुरानी गंभीरता से लेकर तराना की आधुनिक बिजली जैसी तेजी तक ये संगीत कितना विविध है और आज भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने घरानों की बात की, अब कुछ खास स्टाइल्स और फॉर्म्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं भिंडी बाजार घराने से। नाम थोड़ा हटके है लेकिन इसकी कहानी और तकनीक बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, और ये नाम जैसा आपने कहा मुंबई के भिंडी बाजार से ही आया। 19वीं सदी में छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन खान ने इसे शुरू किया, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत थी गायकों की सांस पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग। सांस पर कंट्रोल, ये तो सुनने में योग जैसा लग रहा है। हाँ, एक तरह से ये सुरों का प्राणायाम ही था। ये कलाकार एक ही सांस में गाने के लंबे लंबे हिस्से गा सकते थे। अरे वाह, ये तो किसी म्यूजिकल मैराथन जैसा लगता है। आजकल के सिंगिंग रियलिटी शो में सिंगल्स को एक लंबा नोट होल्ड करते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये ट्रेनिंग वहीं से आई होगी। का एक छोटा सा हिस्सा है। और एक और अनोखी बात यह है कि ये हिंदुस्तानी संगीत का घराना होते हुए भी अपने गानों में कुछ कर्नाटक संगीत के रागों का भी इस्तेमाल करते थे। अच्छा जी, ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। मतलब संगीत में भी नॉर्थ और साउथ का एक खूबसूरत संगम। अब सांस और स्पीड की बात चली है तो एक और स्टाइल है जो दिमाग में आता है, तराना। इसमें तो लय और गति ही सब कुछ है ना? एकदम सही। तराना में रिदम यानी लय ही राजा है। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सीधा होता है। एक छोटी सी मेलोडी जिसे बार बार दोहराते हैं। बिल्कुल, उसे दोहराया जाता है
और सिंगर अपने हिसाब से उसमें वेरिएशन लाता है। बीच में एक कॉन्ट्रास्टिंग ऊंचे सुरों वाली दूसरी मेलोडी आती है और फिर वापस मेन मेलोडी पर आ जाते हैं। और इसमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो बहुत तेजी से गाए जाते हैं। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई म्यूजिकल टंग ट्विस्टर हो। हाँ, क्योंकि फोकस मतलब पर नहीं, रिदम बनाने पर होता है। इसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए। आज के समय में मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा को दुनिया का सबसे तेज तराना गायक माना जाता है। अच्छा, जी, हैदराबाद में उन्हें तराना के बादशाह का खिताब भी दिया गया था। क्लासिकल की इस गहरी दुनिया से अब थोड़ा सेमी क्लासिकल की तरफ आते हैं, जहां नियम थोड़े लचीले होते हैं और इमोशन यानी भाव पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इसमें सबसे पहला नाम आता है ठुमरी का। ठुमरी, हाँ, ये मिक्स्ड रागों पर आधारित होती है। इसकी थीम या तो रोमांटिक होती है या भक्ति वाली। इस पर भक्ति आंदोलन का गहरा असर दिखता है, इसलिए इसके बोल अक्सर कृष्ण के लिए एक लड़की के प्रेम के इर्द गिर्द घूमते हैं। भाषा भी बहुत अपनी सी लगती है, हिंदी, अवधी या ब्रज भाषा। और ये ज्यादातर फीमेल वॉइस में गाई जाती है ना। इसमें एक अलग तरह की नजाकत और सेंचुअलिटी होती है जो इसे बाकी फॉर्म से अलग करती है, और शायद इसीलिए सिंगर को इम्प्रोवाइज करने की भी ज्यादा आजादी मिलती है। फिर भी कुछ और हल्के फुल्के फॉर्म्स आते हैं, जैसे दादरा, होरी, कजरी, सावन, झूला और चैती। मतलब हर मौसम और हर मौके के लिए एक अलग ठुमरी। जी, मुख्य तौर पर इसकी दो किस्में हैं, पूर्वी ठुमरी जो धीमे टेम्पो में गाई जाती है और पंजाबी ठुमरी जो तेज और जिंदा दिल होती है। और जब भी ठुमरी का जिक्र होता है एक नाम हमेशा याद आता है, बेगम अख्तर। उनकी वो भारी दिल में उतर जाने वाली आवाज आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सही कहा। बनारस और लखनऊ ठुमरी के मुख्य घराने रहे हैं और बेगम अख्तर की आवाज ने ठुमरी को घर घर तक पहुंचाया। चलिए अब ठुमरी की नजाकत से निकलकर एक ऐसे फॉर्म पर आते हैं जिसकी शुरुआत बड़ी दिलचस्प जगह से हुई, टप्पा। कहते हैं इसकी जड़ें ऊंट चलाने वालों के लोकगीतों में है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसकी शुरुआत उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुई, लेकिन इसे असली पहचान तब मिली जब ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार तक पहुंचा। इसकी खासियत है बहुत तेज, घुमावदार और जटिल म्यूजिकल फ्रेजेस का इस्तेमाल। ये तो गजब की यात्रा है, रेगिस्तान के टीलों से लेकर शाही दरबार तक। और ये सिर्फ अमीरों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये अमीर जमींदारों की बैठकों और जलसा घरों में भी उतना ही लोकप्रिय था जितना आम लोगों के बीच। लेकिन दुख की बात है कि आज ये स्टाइल लगभग खत्म होने की कगार पर है। क्यों? ऐसा क्यों? अब इसमें बहुत कम लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, शायद इसकी मुश्किल तकनीक की वजह से। ये सुनकर अफसोस होता है कि संगीत की इतनी समृद्ध विरासत कहीं खो रही है। क्या आज भी कोई इसे जिंदा रखे हुए है? कुछ गिने चुने नाम हैं, जैसे मियां सूदी, ग्वालियर के पंडित लक्ष्मण राव और शानू खुराना, जो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे फॉर्म की बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, गजल। दर्द और इश्क का खूबसूरत इजहार। गजल एक पोएटिक फॉर्म है जिसमें एक ही मीटर और तुकबंदी वाले शेर होते हैं। ये जुदाई के दर्द और उस दर्द के बावजूद प्यार की खूबसूरती दोनों को बयां करती है। इसकी शुरुआत 10वीं सदी में ईरान में हुई और 12वीं सदी में सूफी संतों के जरिए ये दक्षिण एशिया पहुंची। और मुगल काल में तो ये अपने चरम पर पहुंच गई। अमीर खुसरो से लेकर गालिब और रूमी तक बड़े बड़े शायरों ने इसे अपनाया। सूफिज्म का इस पर क्या असर रहा? गहरा असर रहा। गजल का पारंपरिक विषय है अनकंडीशनल लव। ये प्यार इंसानी भी हो सकता है और डिवाइन भी, यानी ईश्वर के लिए। अच्छा, सुनने वाले पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे समझता है। सूफी शायर अक्सर अपने महबूब के जरिए खुदा से बात करते थे। शायद इसीलिए पहले गजल को समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसके बोल और राग दोनों ही काफी जटिल होते थे और इसे समझने के लिए एक खास तरह की तालीम चाहिए थी। सही, ये ज्यादातर अपर क्लास तक ही सीमित थी। लेकिन वक्त के साथ गजल के शब्दों और वाक्यांशों में सरलता आई। आज की गजलें ख्याल या ठुमरी तक ही सीमित नहीं है, उन्हें कई अलग अलग अंदाज में गाया जाता है, जिससे वो दुनिया भर में ज्यादा लोगों तक पहुंच सकी हैं। अब तक हम उत्तर भारत के संगीत की गलियों में घूम रहे थे। चलिए अब देश के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं और कर्नाटक संगीत को समझने की कोशिश करते हैं। ये हिंदुस्तानी संगीत से कितना अलग है? काफी अलग है। कर्नाटक संगीत कृति पर आधारित है, यानी इसमें गाने के बोल या साहित्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
एक टिपिकल कर्नाटक कंपोजिशन के कई हिस्से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है पल्लवी। ये गाने की पहली या दूसरी लाइन होती है जो हुक की तरह बार बार आती है। फिर आता है अनुपल्लवी, जो पल्लवी के बाद की 2 लाइनें होती हैं। प्रोग्राम की शुरुआत अक्सर वर्णम से होती है, जिससे ऑडियंस को पता चलता है कि आगे किस राग में परफॉर्मेंस होगी। और परफॉर्मेंस का अंत कैसे होता है? क्या उसमें भी कलाकार को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है? अंत में रागमाला होती है। ये वो हिस्सा है जहां सोलो आर्टिस्ट को खुलकर इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, लेकिन आखिर में सबको कॉम्पोजिशन की ओरिजिनल थीम पर लौटना होता है। इसके अलावा स्वर कल्पना और थानम जैसे हिस्से भी हैं जहां कलाकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो अब जब हमने दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, तो इनके बीच मुख्य अंतर क्या है? एक सीधी सादी तुलना की जाए। सबसे बड़ा अंतर है प्रभाव का। हिंदुस्तानी संगीत पर अरबी, फारसी और अफगानी प्रभाव है, जबकि कर्नाटक संगीत पूरी तरह से स्वदेशी है। बिल्कुल एकदम इंडिजिनस। और इम्प्रोवाइजेशन की आज़ादी। हिंदुस्तानी संगीत में कलाकार को बहुत आज़ादी मिलती है, जिससे अलग अलग घराने बने। कर्नाटक संगीत में एक तय तरीके से ही गाया जाता है, ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्रों यानी इंस्ट्रूमेंट्स को गायकी के बराबर महत्व दिया जाता है। अच्छा। जबकि कर्नाटक संगीत में गायकी पर ज्यादा जोर है। हिंदुस्तानी में 6 मुख्य राग हैं, तो कर्नाटक में 72। 72। जी और एक बात जो मैंने सुनी है कि हिंदुस्तानी संगीत में जी हर राग का एक तय समय होता है, जैसे सुबह का राग, शाम का राग। क्या कर्नाटक में भी ऐसा है? नहीं, कर्नाटक संगीत समय के इस नियम को नहीं मानता। इंस्ट्रूमेंट्स भी अलग हैं। उत्तर में तबला, सारंगी, सितार, तो दक्षिण में वीणा, मृदंगम और मैंडोलिन। इतने सारे अंतरों के बाद जी क्या कुछ ऐसा भी है जो इन दोनों महान परंपराओं को जोड़ता हो? हाँ, बिल्कुल। एक पुल है बांसुरी और वायोलिन। ये 2 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो दोनों ही शैलियों में समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम भारत के लोक संगीत यानी फोक म्यूजिक की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे भारत की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो यहाँ के संस्कृति और संगीत में झलकती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप देखिए, क्लासिकल संगीत के विपरीत जहां नाट्य शास्त्र के कड़े नियम होते हैं, एक गुरु शिष्य परंपरा है। हाँ, एक स्ट्रक्चर है पूरा। हाँ, वहीं लोक संगीत आम लोगों का संगीत है। इसके कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। एग्जैक्टली। ये संगीत अलग अलग थीम्स पर आधारित है। इसमें एक कमाल की लय होती है और अक्सर ये डांस ओरिएंटेड होता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों से। शुरुआत पूर्व से करते हैं, बंगाल के बाउल संगीत से। बाउल, हाँ। ये सिर्फ एक संगीत का प्रकार नहीं है, बल्कि एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय, एक रिलीजियस सेक्ट भी है। अच्छा। इसके गानों में हिंदू भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा दोनों का प्रभाव दिखता है। अरे हाँ, जैसे कबीर के गानों में होता है। मतलब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मिस्टिसिज्म और आध्यात्मिकता का प्रचार भी है। बिल्कुल। स्रोत में कुछ बड़े नाम भी दिए गए हैं, जैसे योतिन दास, पुन्नो चंद्र दास, लालोन फकीर। ये वो लोग हैं जिन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। सही। अब थोड़ा मध्य भारत की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़, यहाँ पंडवानी बहुत प्रसिद्ध है। पंडवानी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये महाभारत की कथा पर आधारित है। और इसमें हीरो भीम है। ये बात कितनी अनोखी है। मतलब महाभारत में इतने सारे किरदार हैं, पर लोक कलाकारों ने भीम को चुना। एग्जैक्टली। और इसमें गायन, सिंगिंग और वादन, मतलब प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, दोनों शामिल हैं और आमतौर पर तंबूरे की लय पर गाया जाता है। और तीजन बाई का जिक्र तो करना ही होगा। उनके बिना तो बात ही अधूरी है। उन्हें इस कला के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। ये दिखाता है कि लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मान्यता मिलती है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का आल्हा है। ये भी एक हीरोइक बैलेड है जो महाभारत से ही प्रेरित है। अच्छा, ये भी महाभारत से? हाँ, लेकिन यहाँ पांडवों के 5 भाइयों की जगह आल्हा, ऊदल, मलखान, लखन और देवा को नायक के रूप में देखा जाता है। वाह, मतलब कहानी को लोकलाइज कर दिया गया है। सही। और इसकी भाषा भी बहुत विविध है। ब्रज, अवधी, भोजपुरी सब में से गाया जाता है। अब आते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ का पनिहारी संगीत, ये तो पानी के विषय से जुड़ा है ना? हाँ, ये गाने उन महिलाओं के बारे में हैं जो कुएं से पानी भरकर लाती हैं। और सोचिए, एक रोजमर्रा के काम पर कितना खूबसूरत संगीत बना है। सही बात है। इसमें सिर्फ पानी की कमी या दूर से पानी लाने का दर्द ही नहीं है,
बल्कि गांव की महिलाओं की आपसी बातें, प्रेमियों की मुलाकातें अच्छा। और यहां तक कि सास बहू के रिश्ते की नोक-झोंक भी इन गानों का हिस्सा है। इट्स अ स्लाइस ऑफ डेली विलेज लाइफ। कमाल है। और राजस्थान से ही एक और शैली है मांड। ये शाही दरबारों में विकसित हुई, इसलिए इसे क्लासिकल जगत में भी पहचान मिली है। हाँ, ये ना तो पूरी तरह से राग है और ना ही एकदम ठेठ लोकगीत। तो ये बीच में कहीं है। What's fascinating here is ये ठुमरी या गजल के करीब है। मशहूर गाना केसरिया बालम मांड शैली में ही है। ओहो। ये दिखाता है कि लोक और शास्त्रीय संगीत के बीच की रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। लावणी के बिना तो बात ही अधूरी है। बिल्कुल। ये पारंपरिक नृत्य और गीत का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो ढोलकी की थाप पर किया जाता है। इसकी लय और बीट्स इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी खुद को नाचने से रोक नहीं पाता। और महाराष्ट्र और गोवा से ही ओवी भी है। ये खास तौर पे महिलाओं के गीत हैं जो वे घर का काम करते हुए या फुर्सत में गाती हैं। मतलब ये बहुत पर्सनल घरेलू संगीत है। हाँ, ये छोटी छोटी 4 लाइनों की कविताएं होती हैं, शादी, गर्भावस्था या बच्चों के लिए लोरी के रूप में। महाराष्ट्र का एक और प्रकार है पोवाड़ा। जी ये शिवाजी जैसे ऐतिहासिक नायकों के लिए गाए जाने वाले बैलेड्स हैं। जी। इसमें उनके गौरवशाली अतीत और हीरोइक डीड्स का वर्णन होता है। इट्स लाइक अ म्यूजिकल हिस्ट्री लेसन। और गुजरात का डांडिया रास तो कौन नहीं जानता। नवरात्रि की शामों का ये मुख्य आकर्षण है। बिल्कुल। ये कृष्ण और राधा की वृंदावन की लीलाओं से जुड़ा है। पुरुष और महिलाएं 2 सर्कल बनाकर हाथों में डांडिया लेकर नाचते हैं। गोवा का मांडो भी बहुत यूनिक है। मैंने सुना है इसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं का एक सुंदर मिश्रण है। आपने सही सुना। गिटार, वायलिन जैसे पश्चिमी वाद्य यंत्रों के साथ साथ घूमर ड्रम का भी इस्तेमाल होता है। ये तो गोवा की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। बिल्कुल। अब उत्तर की ओर चलें तो कश्मीर का वानावन है। ये शादी ब्याह के मौकों पर गाया जाने वाला बहुत ही शुभ संगीत है। अच्छा, ये वेडिंग्स में गाया जाता है। हाँ, और पूर्वोत्तर में मणिपुर का खोंगजोम पर्वा एक बैलेड लान रहा है। खोंगजोम पर्वा ये 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी सेना के बीच हुई खोंगजोम की लड़ाई का संगीतमय वर्णन है। अरे वाह, मतलब ये इतिहास को जिंदा रखने का एक तरीका है। सही। दक्षिण भारत में कर्नाटक और महाराष्ट्र में भावगीते बहुत लोकप्रिय हैं। ये भावनात्मक गीत हैं जो गजलों के काफी करीब हैं और धीमी लय पर गाए जाते हैं। इनके थीम्स क्या होते हैं? इनके विषय प्रकृति, प्रेम और दर्शन होते हैं। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोलन्नालू या कोलाट्टम है जो डांडिया जैसा ही है। हाँ, ये एक प्राचीन नृत्य शैली है जिसमें लयबद्ध तरीके से मूवमेंट किया जाता है और साथ में गीत संगीत भी होता है। तो ये दिखाता है कि भारत में कैसे एक जैसी कलाएं अलग-अलग रूपों में मौजूद हैं। बिल्कुल। और स्रोत में एक बहुत लंबी सूची भी है जो दिखाती है कि विविधता कितनी गहरी है। चलिए कुछ पर तेजी से नजर डालते हैं। जरूर। जैसे बिहार का सोहर है जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। हाँ। और अरुणाचल प्रदेश में शादी के दौरान जाजिन जा और शादी के अंत में न्योगा गाया जाता है। ये जीवन के हर पड़ाव का संगीत है। और नागालैंड का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। वहाँ नाच गाने के लिए हेलायमलेव, पौराणिक कथाओं के लिए न्यूलेव, हर चीज के लिए अलग। हाँ, युद्ध गीतों के लिए हेराईलेव और अपने बारे में गीतों के लिए हेकाईलेव है। एक ही जगह पर जीवन के हर पहलू के लिए अलग संगीत। कमाल है। कर्नाटक में डोलू कुनीता है जो कुरुबा समुदाय के पुरुष करते हैं। और पंजाब में ढाडी हैं जो बहादुरी के किस्से गाते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में बसंत पंचमी पर बसंत गीत गाए जाते हैं। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक गीत भी हैं, जैसे ओडिशा में पाला और दसकठिया, तमिलनाडु में विल्लू पाट्टू जो बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में है। अच्छा। और केरल का भूता गीत जो बुरी आत्माओं के खिलाफ है। और कुछ तो बहुत ही यूनिक है, जैसे मणिपुर का खुबाके शेई जो पूरी तरह से तालियों के साथ गाया जाता है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। और बिहार का सुकर के ब्याह जो शुक्र और बृहस्पति जैसे कॉस्मोलॉजिकल डिएटीज के बीच प्रेम का जश्न मनाता है। ग्रहों के बीच प्रेम, ये तो कल्पना से भी परे है ना। असम का टिकिर इस्लाम की शिक्षाओं को समाहित करता है और मिजोरम का साइकुटी जई बहादुर पुरुषों और शिकारियों की प्रशंसा में गाया जाता है। दिस लिस्ट शोज द sheer फैब्रिक ऑफ इंडियन कल्चर वोवन विथ म्यूजिक। हर राज्य, हर समुदाय, हर मौके का अपना संगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड।
तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत में संगीत की दो बड़ी धाराएं आपस में मिलती हैं। हाँ, मतलब क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत और फोक यानी लोक संगीत। बिल्कुल, ये दोनों दुनिया कई बार बहुत अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ राज दरबार और बड़ी बड़ी महफिलों का शास्त्रीय संगीत जिसमें राग रागनियों के पक्के नियम होते हैं, और दूसरी तरफ गांव और कस्बों का रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा लोक संगीत जो खेतों में, नदियों में, त्योहारों में गूंजता है। बिल्कुल। और इन दोनों धाराओं को मिलाने का काम आप देखेंगी तो अक्सर भक्ति संगीत ने किया है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, जब राजा और प्रजा दोनों एक ही देवता को पूजते हैं तो उनकी कला भी आपस में मिल जाती है। राजा के दरबार का गवैया जो राग गा रहा है, शायद उसी राग से मिलती जुलती धुन गांव का कोई किसान अपने इष्ट देव के लिए गा रहा हो। सही बात है। इसी संगम से एक नया जॉनरा पैदा हुआ जिसे हम सुगम संगीत कहते हैं। सुगम संगीत यानी एक्सेसिबल म्यूजिक, जो आसानी से समझ आए, दिल तक पहुंचे। लेकिन ये सिर्फ लाइट म्यूजिक का हिंदी अनुवाद तो नहीं है ना? इसका कॉन्टेक्स्ट ज्यादा गहरा लगता है। एग्जैक्टली। इसका नाम ही इसकी पहचान है, पर इसका काम बहुत बड़ा है। ये पुराने प्रबंध संगीत और ध्रुपद से भी प्रेरणा लेता है, क्योंकि वो भी आप देखें तो मूलतः डिवोशनल ही थे। हाँ, ध्रुपद तो बहुत गंभीर होता है। बहुत गंभीर और डिसिप्लिन वाली गायकी है, लेकिन उसका कोर तो भक्ति ही है। सुगम संगीत ने उस गंभीरता को थोड़ा सरल किया, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया, ताकि वो आम इंसान की प्रार्थना बन सके, उसके सुख दुख की आवाज बन सके। Here's where it gets really interesting. तो अगर सुगम संगीत एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, तो इसके अंदर सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना नाम तो भजनों का ही आता है। बिल्कुल। सुबह सुबह मंदिरों से आती आवाज हो या घर में दादी नानी का सत्संग, मतलब ये हमारी सुबह की चाय जैसा है, एकदम घुला मिला सा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये हमेशा से ऐसा ही था? इसकी जड़ें भक्ति आंदोलन में है। ये वो दौर था जब धर्म और ईश्वर की बातें बड़े बड़े ग्रंथों और पंडितों तक सीमित नहीं रहीं। उस दौर के संत जैसे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, ये सब एक तरह से रेवोल्यूशनिस्ट थे। उन्होंने भगवान का संदेश आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए सरल धुनों में पद गाए। उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, बस सच्ची भक्ति चाहिए। और उस भक्ति को एक्सप्रेस करने का जरिया बना संगीत। हाँ। यही पद आगे चलकर भजन बन गए। मतलब ये एक तरह का स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन था संगीत के जरिए। बिल्कुल। क्या शब्द इस्तेमाल किया है। और ये सोचना दिलचस्प है कि उस दौर में संगीत ही वो टेक्नोलॉजी थी जिसने इस क्रांति को संभव बनाया, ठीक वैसे ही जैसे बाद में प्रिंटिंग प्रेस ने यूरोप में ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। बहुत सुंदर कनेक्शन है ये। और ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेटाइजेशन सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं था, ये उस समय के स्थापित पुजारी वर्ग के लिए एक सीधी चुनौती थी। संगीत एक ऐसा हथियार बन गया था जिसने ज्ञान को संस्कृत के श्लोकों की कैद से निकालकर आम आदमी की जुबान पर ला दिया था। एक तरह की सोशल और कल्चरल क्रांति। बिल्कुल। और शायद इसलिए भजनों के विषय भी इतने रिलेटेबल होते हैं, ज्यादातर भगवान और देवी देवताओं की कहानियों पर आधारित, खासकर रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर। हाँ, राम का वनवास, कृष्ण की लीलाएं, सीता का हरण, ये वो कहानियां हैं जो हर कोई बचपन से सुनता आया। तो जब इन्हीं कहानियों को संगीत में पिरोया गया तो लोगों ने तुरंत कनेक्ट किया। बिल्कुल। और संगीत की बनावट भी देखिए, धुनें सरल होती हैं, अक्सर एक या ज्यादा रागों पर आधारित, ताकि सब गा सकें। इसका मकसद परफॉर्मेंस नहीं, पार्टिसिपेशन है। सब मिलकर गाते हैं। वाद्य यंत्र भी देखे, चिमटा, ढोलक, ढपली और मंजीरा, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आसानी से उपलब्ध है, जिन्हें बजाना सीखा जा सकता है। तो यहाँ भी हम वही संगम देख रहे हैं। राग शायद शास्त्रीय हो, पर चिमटा और ढोलक उसे वापस जमीन से, लोक से जोड़ देते हैं। हाँ। कल्पना कीजिए किसी घर में जागरण हो रहा है, एक कोने में हारमोनियम पर कोई धुन निकाल रहा है, कोई ढोलक पर थाप दे रहा है और बाकी सब लोग तालियां बजाते हुए साथ गा रहे हैं। वो माहौल ही भजनों की असली आत्मा है। बिल्कुल, वो कलेक्टिव एनर्जी ही उसका सार है। लेकिन एक सवाल उठता है, आज के जमाने में भजनों के कमर्शियलाइजेशन ने, जैसे अनूप जलोटा के कॉन्सर्ट्स या 90s में टी सीरीज की कैसेट्स ने, क्या उसकी रूहानियत को कम कर दिया है? भजन अब सत्संग से निकलकर स्टेडियम तक पहुंच गया है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कॉमर्शियलाइजेशन से इसका स्वरूप बदला है, इसमें कोई शक नहीं। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, स्लिक प्रोडक्शन, टिकेटेड इवेंट्स, ये सब उस जमीनी अनुभव से बहुत अलग है।
लेकिन दूसरी तरफ इसी कमर्शियलाइजेशन ने इन भजनों को उन पीढ़ियों तक पहुंचाया जो शायद कभी सत्संग में नहीं बैठती। अनुराधा पौडवाल की आवाज ने कितने घरों में सुबह का माहौल बनाया है। ये भी सही है। तो हाँ, स्वरूप बदला है, लेकिन वो जो कोर इमोशन है भक्ति और जुड़ाव का, वो आज भी लोगों को खींचता है। शायद माध्यम बदल गया है, पर जरूरत वही है। भजनों के उस सामूहिक माहौल से थोड़ा अलग, गुरुद्वारों में गूंजने वाला शब्द कीर्तन मन को एक अलग तरह की बहुत गहरी शांति देता है। उसका इतिहास क्या है? क्या वो भी भक्ति आंदोलन से ही जुड़ा है? हाँ, उसकी जड़ें भी वही हैं, लेकिन इसका एक अलग स्वरूप और दर्शन है। सिख धर्म के उदय के साथ गुरुओं को समर्पित भक्ति गीत गाने की परंपरा शुरू हुई। ये गुरुओं की बाणी को संगीत के माध्यम से संगत तक पहुंचाने का जरिया था। अच्छा। माना जाता है कि गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य भाई मर्दाना ने शब्द को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। भाई मर्दाना रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी वाणी का गायन करते थे। ये परंपरा वहीं से शुरू हुई। तो क्या शब्द गायन का भी कोई एक फिक्स्ड स्टाइल है या इसमें भी विविधता है? समय के साथ इसमें भी विविधता आई है, जो दिखाता है कि ये एक जीवित परंपरा है। आज शब्द गायन के 3 मुख्य प्रकार देखे जा सकते हैं। ओके। पहला, जो पूरी तरह से रागों पर आधारित है। गुरु ग्रंथ साहब में बकायदा बताया गया है कि किस शब्द को किस राग में गाना है। ये बहुत ही शास्त्रीय और डिसिप्लिन्ड तरीका है। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हो गया। बिल्कुल। दूसरा है पारंपरिक शब्द, जैसा आदि ग्रंथ में लिखा गया है उसे उसी तरह से गाया जाता है। और तीसरा है थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज, तो ज्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, जिसमें धुनें थोड़ी सरल और लोकप्रिय होती हैं। जी। ये दिखाता है कि कैसे एक ही परंपरा खुद को अलग अलग श्रोताओं के लिए अडैप्ट करती है। और आज सिंह बंधु, तेजपाल सिंह और सुरिंदर सिंह या भाई संता सिंह जैसे कई नाम हैं जो इस परंपरा को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ा रहे हैं। भजन और शब्द में ईश्वर से एक सीधा व्यक्तिगत और शांत रिश्ता दिखता है। लेकिन संगीत का एक और रूप है जहां भक्ति एक कलेक्टिव एक्सप्लोसिव एनर्जी बन जाती है। और वो हमें सूफी दरगाहों की ओर ले जाता है, कव्वाली की दुनिया में। नुसरत फतेह अली खान का नाम सुनते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। What's fascinating here is कव्वाली भक्ति संगीत का एक बहुत ही पावरफुल और एक्सप्रेसिव रूप है। ये अल्लाह, पैगंबर मोहम्मद या किसी बड़े सूफी संत की शान में गाई जाती है। तो ये एक तरह की म्यूजिकल प्रेयर है। बिल्कुल, एक इबादत है जिसमें संगीत का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद सिर्फ तारीफ करना नहीं, बल्कि उस डिवाइन एनर्जी से एक कनेक्शन महसूस करना है, एक हाल की अवस्था में पहुंचना है। और इसकी बनावट भी तो बहुत खास होती है। भाषा में भी उर्दू, पंजाबी, हिंदी, यहाँ तक कि ब्रजभाषा और अवधी का मिश्रण मिलता है। हाँ, ये सूफीवाद के इंक्लूसिव नेचर को दिखाता है और इसके संगीत संरचना भी इसी मकसद को पूरा करती है। आमतौर पर एक ही राग में कंपोज की जाती है। एक ही राग में? हाँ, और एक ही राग में बंधे रहने से एक हिप्नोटिक इफेक्ट पैदा होता है। बार बार दोहराई जाने वाली धुन और बोल श्रोता को बाहरी दुनिया से काटकर एक ध्यान जैसी अवस्था में ले जाते हैं। और इसे दरगाहों पे परफॉर्म किया जाता है। हाँ, पारंपरिक रूप से 1 या 2 मुख्य गायक होते हैं और उनके साथ लगभग 8 लोगों की टीम होती है जो कोरस गाती है और तालियां बजाती है, जिन्हें हमनवा कहते हैं। ये एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है। और वो जो धीरे धीरे टेम्पो बढ़ता है, पहले बहुत धीमी शुरुआत होती है और फिर एक पॉइंट पे इतनी एनर्जी आ जाती है कि लोग झूमने लगते हैं। उसका क्या राज है? वो कव्वाली का सबसे अहम हिस्सा है। उसे रंग कहते हैं। संगीत की गति धीरे धीरे बढ़ती है। जिसका मकसद सुनने वालों को एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट यानी एक रूहानी अनुभव में ले जाना है, जहां दुनिया की फिक्र भूलकर इंसान सिर्फ उस परम सत्ता से जुड़ जाए। तबला, ढोलक और हारमोनियम जैसे वाद्ययंत्र इस एनर्जी को बनाने में मदद करते हैं। बॉलीवुड ने भी इस रंग का खूब इस्तेमाल किया है। जोधा अकबर की ख्वाजा मेरे ख्वाजा हो या बजरंगी भाईजान की भरदू झोली मेरी। बिल्कुल, वो जो माहौल बनता है वो इसी टेम्पो बिल्डअप का कमाल है। अच्छा, सुना है इसकी शुरुआत अमीर खुसरो ने की थी। उन्हें तो कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। ये कहा तो जाता है और बहुत पॉपुलर बिलीफ भी है, लेकिन सोर्स के मुताबिक इस पर काफी विवाद है। इट इज सिवियरली डिस्प्यूटेड। अच्छा। हाँ, इतिहासकारों के बीच इस पर एक राय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी संगीत के मेल में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसका असर कव्वाली पर भी दिखता है।
और आज के दौर में तो साबरी ब्रदर्स, नुसरत साहब, अजीज वारिसी जैसे कई बड़े नाम हुए। ये तो हुई उत्तर भारत की बात, लेकिन भारत का संगीत तो हर कुछ किलोमीटर पे रंग बदलता है। What about the other corners of the country? बिल्कुल, भजन, शबद और कव्वाली के अलावा भी सुगम संगीत के कई रूप हैं। जैसे? चलिए एक छोटे से रैपिड फायर अंदाज में समझते हैं। पहले महाराष्ट्र चलते हैं। वहाँ है अभंग। अभंग? ये भगवान विठोबा, जिन्हें विट्ठल भी कहते हैं, उनकी स्तुति में गाया जाता है। संत तुकाराम और संत नामदेव जैसे महान संतों ने इसे रचा और गाया। ये संगीत वारी परंपरा से जुड़ा है। हाँ, जब लाखों लोग पैदल पंढरपुर की यात्रा करते हैं। बिल्कुल, अभंग उस यात्रा का साउंड ट्रैक है। ये कम्युनिटी और साझा सफर का संगीत है। और बंगाल, वहाँ तो संगीत वैसे भी लोगों के जीवन में रचा बसा है। बंगाल में हमें मिलता है भाटियाली, जो अभंग के कम्युनल फील से बिल्कुल उलट है। ये सॉलिट्यूड का संगीत है, अकेलेपन का। हाँ, इसे नाविक या बोट ड्राइवर्स गाते हैं। इसके गीत प्रकृति, नदी और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में होते हैं। कल्पना कीजिए कोई नाविक पद्मा नदी में नाव चलाते हुए अकेला गा रहा है। उसकी आवाज नदी की लहरों के साथ बह रही है। हाँ, वो अकेलापन, वो प्रकृति से जुड़ाव, वही भटियाली का सार है। ये दिखाता है कि कैसे ज्योग्राफी और प्रोफेशन भी संगीत को आकार देते हैं। ये तो बहुत पोएटिक है। और दक्षिण भारत में? दक्षिण भारत में तमिलनाडु में तेवरम है। ये शैव समुदाय के लोग जैसे ओडुयार गाते हैं। ये भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले डिवोशनल हिम्स हैं। फिर वापस बंगाल आए तो वहाँ कीर्तन भी बहुत प्रसिद्ध है। कीर्तन में तो नृत्य भी होता है। हाँ, इसमें गीत और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और इसकी प्रेरणा गीत गोविंद से ली गई है। बंगाल की बात हो और रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। रविंद्र संगीत को किस खांचे में रखेंगे? वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए संगीत का एक बहुत प्रसिद्ध रूप है। ये बंगाल की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। और ये हमारे डिस्कशन के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल। टैगोर ने ध्रुपद, ठूलरी जैसे शास्त्रीय रूपों से लेकर बंगाल के लोक संगीत, बाउल और भाटियाली तक सबसे प्रेरणा ली और अपनी एक अलग शैली बनाई। ये क्लासिकल और फोक का शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड संगम है। और इसके थीम्स भी तो बहुत वास्ट हैं। आज 2000 से भी ज्यादा रविंद्र संगीत हैं और इनके विषय बहुत डाइवर्स हैं। ईश्वर की पूजा है तो प्रकृति का सौंदर्य भी है, प्रेम, जीवन का उत्सव और देशभक्ति भी। एक खास बात यह है कि उनके गीतों में राष्ट्र को अपनी जरूरतों से ऊपर रखने का भाव बहुत प्रबल है, लेकिन उनका राष्ट्रवाद जमीन के एक टुकड़े से नहीं बल्कि एक आइडिया ऑफ इंडिया, एक मानवतावादी विचार से जुड़ा था। इसी राष्ट्रवाद से जुड़ा एक और नाम हमारे सोर्सेज में है, गण संगीत। ये नाम थोड़ा नया लग रहा है, इसका क्या मतलब है? गण मतलब समूह। तो ये वो संगीत है जो कोरस या समूहों में गाया जाता है। ये कम्युनिटी सिंगिंग है जिसका एक खास मकसद होता है, जैसे देशभक्ति के गीत। हाँ, इसका सबसे आम रूप वही है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जब इसे गाया जाता है तो एक साथ हजारों लाखों आवाजें मिलती हैं। वो एक पावरफुल कलेक्टिव इमोशन पैदा करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब ये सिर्फ पेट्रियोटिज्म तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका स्कोप और भी बड़ा है। ये समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ विरोध के गीत भी हो सकते हैं। ये एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश करते हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के शोषण को रोकने की अपील करना या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। आप इसे आज के दौर से जोड़कर देखिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स या सामाजिक अभियानों से? हाँ, जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ अक्सर ऐसे गीत गाए जाते हैं जो सबको एकजुट करते हैं, जो उस आंदोलन की आवाज बन जाते हैं। फैज की हम देखेंगे, जब हजारों छात्र एक साथ गाते हैं तो वो गण संगीत का एक आधुनिक रूप बन जाता है। संगीत एक हथियार बन जाता है, बदलाव का जरिया बन जाता है। और आखिर में हवेली संगीत। ये नाम सुनकर तो किसी बड़ी हवेली की तस्वीर दिमाग में आती है। इसका नाम थोड़ा भ्रामक हो सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन भी भक्ति से ही है। इसका विकास मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में हुआ। अच्छा। शुरुआत में ये मंदिरों के परिसर में गाया जाता था, इसीलिए शायद हवेली शब्द जुड़ा हो, जो भगवान के घर को दर्शाता है। ये वो संगीत था जो भगवान को रिझाने के लिए उनकी सेवा में गाया जाता था। सेवा में गाया जाता था? मतलब ये परफॉर्मेंस नहीं था? रूप से
पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग प्रैक्टिस करते हैं। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन या परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा और साधना का एक अभिन्न अंग है। ओके। दिन के 8 पहर होते हैं और हर पहर में भगवान की सेवा का तरीका बदलता है और उसी के साथ संगीत भी बदलता है। ये संगीत श्रोताओं के लिए नहीं, सीधे सीधे ठाकुर जी के लिए होता है। दिलचस्प। हालांकि सोर्स ये भी बताता है कि अब ये मंदिरों के बाहर भी परफॉर्म किया जाता है, तो इसका दायरा अब बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत में आधुनिक संगीत की यात्रा के बारे में, खास तौर पर रॉक, जैज और पॉप की दुनिया में। ये कहानी सिर्फ धुनों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे पश्चिम से आई इन शैलियों ने यहाँ आकर एक नया देसी रूप लिया। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये लेन देन एक तरफा नहीं था। हाँ बिल्कुल, कैसे भारतीय संगीत ने भी पश्चिम पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। ये सिर्फ गानों की बात नहीं है, ये एक कल्चर के बदलने की कहानी है। सही कहा। कैसे गिटार और सितार की दोस्ती हुई और उस दोस्ती का नतीजा क्या निकला। हाँ, और ये दोस्ती हमेशा मतलब बराबर की नहीं थी, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। ये एक म्यूजिकल डायलॉग था जो दशकों से चल रहा है, लेकिन इसमें पावर डायनामिक्स हमेशा बदलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन रॉक से, देसी दिल और विदेशी आवाज। जब हम इंडियन रॉक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारे सोर्सेस के मुताबिक ये मुख्य धारा की रॉक और भारतीय संगीत का एक मिश्रण है। सोचिए, एक तरफ गिटार का भारी भरकम रिफ बज रहा है और उसी के साथ तबले की थाप या कोई क्लासिकल आलाप। हाँ, यही इंडियन रॉक की खासियत है। और जब हम शुरुआती रॉक गायकों की बात करते हैं तो एक नाम जो सबसे पहले आता है वो है उषा उथुप का। उषा उथुप तो एक पायोनियर थी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ अपने ओरिजिनल गाने गाए, बल्कि उस दौर में जानिस जॉपलिन और टीना टर्नर जैसे कलाकारों के मशहूर वेस्टर्न क्लासिक रॉक गानों के कवर भी किए। उनकी आवाज में जो दम था, हाँ, वो जो एक अलग तरह की ग्रेवली टेक्सचर थी, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही यूनिक और रेवोल्यूशनरी थी। और साड़ी पहनकर रॉक गाना, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट था। लेकिन ये फ्यूजन का आइडिया, ये गिटार और तबले का संगम, ये तो 1960s के दशक के मध्य से ही शुरू हो गया था, है ना? बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं थी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, जो है बॉलीवुड का प्रभाव। अच्छा। हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि भारत में कई बेहतरीन रॉक गाने बने, लेकिन वो अक्सर फिल्मों का हिस्सा बनकर रह गए। ओह। इससे हुआ ये कि देश का जो इंडिपेंडेंट रॉक सीन था, जो छोटे छोटे क्लब्स और कॉलेजों में पनप रहा था, वो हमेशा बॉलीवुड की विशाल छाया में दबा रह गया। मतलब लोग गाना तो सुन रहे थे, वो हिट भी हो रहा था, जैसे दम मारो दम। हाँ, उसमें वो साइकेडेलिक रॉक वाला पूरा फील था, लेकिन उसे किसी ने इंडियन रॉक का लेबल नहीं दिया। सही पकड़ा, वो बस एक हिट फिल्मी गाना बनकर रह गया। और ये लेबलिंग की लड़ाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिना लेबल के कोई सीन नहीं बनता, कोई कम्युनिटी नहीं बनती। सब कुछ बॉलीवुड की एक बड़ी सी मिसलेनियस कैटेगरी में चला जाता था। बिल्कुल। इससे जो असली इंडी बैंड्स थे, उस दौर के परिक्रमा या इंडिस्क्रीट जैसे बैंड्स, जो अपनी एक अलग पहचान, अपना ओरिजिनल संगीत बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं पीछे रह गए। हाँ, उनका संगीत उस मैसिव ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाया जो बॉलीवुड के पास थी। तो ये एक तरह की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। बिल्कुल, जहां फिल्म इंडस्ट्री का दबदबा इतना ज्यादा था कि किसी और शैली के लिए अपनी जगह बनाना लगभग नामुमकिन था। और फिर यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ये लेन देन एक तरफा नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम ही पश्चिम से प्रेरणा ले रहे थे। नहीं, पश्चिम भी हमारी ओर बहुत ध्यान से देख रहा था, और इसमें द बीटल्स का एक बहुत बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। खासतौर पर जॉर्ज हैरिसन का 1965 में उनका गाना आया नॉर्वेजियन वुड, दिस बर्ड हैज फ्लोन, द बीटल्स के रबर सोल एल्बम में। हाँ, इस गाने में उन्होंने सितार का इस्तेमाल किया था, जो उन्होंने पंडित रविशंकर से प्रेरित होकर सीखा था। और यहीं से रागा रॉक की शुरुआत हुई। बिल्कुल, इसे ही रागा रॉक की असल शुरुआत मानी जाती है। अचानक से दुनिया भर के रॉक म्यूजिशियंस की दिलचस्पी भारतीय वाद्य यंत्रों में जाग उठी। द बाइड्स, द रोलिंग स्टोन्स, सब एक्सपेरिमेंट करने लगे। हाँ, सब भारतीय साउंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। और फिर 1968 में द बीटल्स का ऋषिकेश के महर्षि महेश योगी के आश्रम में आना। ओह, वो तो एक कल्चरल फिनोमेना बन गया। मुझे लगता है कि आज भी ऋषिकेश में टूरिस्ट गाइड उस जगह को बीटल्स आश्रम कहकर ही दिखाते हैं। दिखाते ही हैं। वो सिर्फ एक म्यूजिकल ट्रिप नहीं थी, उसका सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा था। आप सोचिए, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली बैंड भारत के एक छोटे से शहर में आकर
ध्यान और संगीत सीख रहा है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। हाँ, भारतीय आध्यात्म और संगीत की ओर। पश्चिम के लिए भारत अचानक से कूल हो गया था। ये एक तरह का कल्चरल ब्रांडिंग था। बिल्कुल, जिसकी मार्केटिंग द बीटल्स ने अनजाने में ही कर दी। तो रॉक की कहानी तो बड़ी दिलचस्प है। अब चलते हैं एक और शैली की ओर जो भारत में रॉक से भी पहले आई थी, जैज। इसकी शुरुआत की कहानी भी बहुत फिल्मी है। 1920 का दशक, बॉम्बे के आलीशान होटल और एक बिल्कुल नई आवाज। इमेजिन कीजिए 1920s का बॉम्बे। बड़े बड़े होटलों में जैसे ताजमहल होटल, वहाँ प्राइवेट पार्टियां चल रही हैं। और अमेरिका से आए अफ्रीकी अमेरिकन जैज म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहे हैं। ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सीन था। मतलब सिर्फ अमीर लोगों के लिए? हाँ, जो सिर्फ शहर के अमीर पारसी, यहूदी और ब्रिटिश समुदाय तक ही सीमित था। और फिर गोवा के संगीतकारों ने इसे अपनाया और धीरे धीरे ये संगीत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गया। हाँ, शंकर जयकिशन और ओपी नैयर के संगीत में हमें जैज का बहुत प्रभाव सुनाई देता है। सही कहा। 1930 और 1950 के बीच का जो समय है, उसे सोर्सेज में गोल्डन एज ऑफ जैज इन इंडिया कहा गया है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत सामाजिक कारण था। उस दौर में कई बेहतरीन ब्लैक अमेरिकन म्यूजिशियन अमेरिका से भारत आए। जैसे लियोन एबी, क्रिकेट स्मिथ, टेडी वेदरफोर्ड। वो सिर्फ काम करने नहीं आए थे, बल्कि अमेरिका में बढ़ते नस्लीय भेदभाव और जिम क्रो कानूनों से बचने के लिए आए थे। अच्छा, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। मतलब भारत उनके लिए सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं, बल्कि एक पनाहगाह जैसा था। एक तरह से हाँ, भारत उनके लिए सिर्फ एक देश नहीं था जहां उन्हें काम मिला, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां उन्हें वो सम्मान और इज्जत मिली जो शायद उन्हें अपने देश में नहीं मिल रही थी। उन्हें यहाँ एक कलात्मक आजादी मिली। बिल्कुल, बॉम्बे का ताजमहल होटल बॉलरूम तो जैसे एक लेबोरेटरी बन गया था, जहां भारतीय संगीत के तत्वों और जैज का फ्यूजन किया जा रहा था। नए नए प्रयोग हो रहे थे। हाँ, और अगर संगीत की टेक्निकलिटीज पर जाएं, तो जैज और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीच एक बहुत बड़ी समानता है। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन, मौके पर धुन बनाना। बिल्कुल, यही वो पुल था जिसने इन दो अलग अलग संगीत की दुनिया को जोड़ा। दोनों ही संगीत शैलियों में कलाकार को एक दिए हुए ढांचे के अंदर रहकर मौके पर कुछ नया बनाने की आजादी होती है। सही कहा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय गायक एक राग पकड़कर अपनी कल्पना से उसे सजाते हैं। हाँ, तरह तरह के आलाप और ताने लेते हैं। पर राग के नियमों से बाहर नहीं जाते। वैसे जैज में भी कलाकार एक बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन या मेलोडी के आधार पर अपना सोलो परफॉर्म करते हैं। वो उस मोमेंट में जो फील करते हैं उसे अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम दोनों में कॉमन है। और इसी समानता की वजह से इंडो जैज का जन्म हुआ। एक नया जॉनरा। हाँ, एक नया जॉनरा था जिसमें जैज, क्लासिकल और भारतीय लोक संगीत तीनों के प्रभाव थे। पंडित रविशंकर और अमेरिकी सैक्सोफोनिस्ट जॉन कोल्ट्रेन जैसे दिग्गजों ने इस शैली को एक नई पहचान दी। और मजे की बात यह है कि ये प्रभाव सिर्फ इंडो जैज तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत ने जैज की एक उपशैली, जिसे फ्री जैज कहते हैं, उसको भी बहुत प्रभावित किया, जिसमें इम्प्रोवाइजेशन की कोई सीमा ही नहीं होती। हाँ, ये दिखाता है कि प्रभाव हमेशा एक ही दिशा में नहीं होता। भारतीय संगीत ने भी पश्चिम को बहुत कुछ सिखाया और दिया। चलिए अब 1920 के बॉम्बे से सीधे 90s के दशक में छलांग लगाते हैं। आ गई 90s में वो दौर जब केबल टीवी नया नया आया था और एक नई धुन हवा में गूंज रही थी, इंडी पॉप। इंडी पॉप यानी इंडियन पॉप। ये पॉप संगीत और भारतीय तत्वों का एक बड़ा ही कैची मिश्रण था। वैसे तो इंडी पॉप शब्द पहली बार 1981 में ब्रिटिश भारतीय बैंड मानसून ने अपने एल्बम में इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत में इसका असली दौर 90s के दशक में शुरू हुआ, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और सैटेलाइट टेलीविजन ने मिलकर एक नया माहौल बना दिया। बिल्कुल। हाँ, मुझे तो पूरा दौर याद है जब केबल टीवी नया नया आया था और MTV और चैनल V पर फिल्मी गानों से हटकर कुछ अलग, कुछ फ्रेश देखने सुनने को मिलता था। एक नई आवाज। अलीशा चिनॉय का मेड इन इंडिया, वो एक अलग ही एहसास था। बिद्दू का संगीत, वो एक पूरी पीढ़ी का एंथम बन गया था। हाँ, लकी अली, ईशान, सिल्क रूट। ऐसा लगा था कि बॉलीवुड के अलावा भी एक म्यूजिक इंडस्ट्री बन सकती है और शायद बॉलीवुड से बड़ी बन सकती है। बिल्कुल, उस दौर में एक उम्मीद जगी थी। MTV इंडिया और चैनल V ने इन नॉन फिल्म आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन इंडी पॉप की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से बॉलीवुड ही रही है। वही पुरानी कहानी। हाँ, हमारे सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से मिली प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी।
मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मार्केटिंग बजट की लड़ाई। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कहाँ तक एक पूरी फिल्म की मार्केटिंग मशीनरी से लड़ सकता है? हाँ, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए फिल्मों के मैसिव मार्केटिंग बजट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। फिल्मों के गाने रेडियो, टीवी, कैसेट हर जगह छाए रहते थे। ऐसे में एक नॉन फिल्म गाने के लिए अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी जंग थी। और फिर इसी जंग को जीतने के लिए इंडी पॉप ने एक नया और शायद कंट्रोवर्शियल रास्ता अपनाया। रिमिक्स का। हाँ, रीमिक्स का। जब ओरिजिनल गाने चलना कम हो गए तो इंडी पॉप को फिर से जीवित करने की कोशिश के तौर पर पुराने फिल्मी गानों को रीमिक्स करने का चलन शुरू हुआ। और फिर वो दौर आया जब हर पुराने खूबसूरत गाने में जबरदस्ती की ढिंचक बीट्स और एक जेनेरिक सा बेसलाइन डालकर उसे नया और पार्टी सॉन्ग बना दिया जाता था। कुछ रीमिक्स वाकई अच्छे थे, मैं मानता हूँ, जैसे कलियों का चमन या छड़ती जवानी, पर ज्यादातर तो बस गानों पर एक अत्याचार थे। मैं आपकी अत्याचार वाली बात से सहमत हूँ और ज्यादातर संगीत प्रेमी भी यही सोचते थे। हाँ। सोर्सेस के मुताबिक इस ट्रेंड की बहुत कड़ी आलोचना हुई। लोगों को लगा कि ये क्लासिक्स की लेगेसी के साथ खिलवाड़ है। वो भावनाएं, वो मासूमियत जो पुराने गानों में थी, हाँ, वो मेलोडी जो पुराने गानों की आत्मा थी, वो इन तेज बीट्स के शोर में कहीं खो रही थी। तो मतलब जो चीज इंडी पॉप को बचाने के लिए की गई, उसी ने उसे डुबो दिया। ये तो बड़ी आयरनी है। एक तरह से कह सकते हैं ये क्रिएटिव डेड एंड था। जिस इंडस्ट्री को नई आवाज़ी पैदा करनी थी, वो अपने ही अतीत को कैनिबलाइज करने लगी। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आर्टिस्टिक चॉइस नहीं थी, इसके पीछे इकोनॉमिक्स भी थी। एक बिल्कुल नए गाने को बनाने, प्रमोट करने और हिट करवाने में जो खर्चा और रिस्क था, उसके मुकाबले एक पुराने हिट गाने के राइट्स खरीदकर उसे रीमिक्स करना ज्यादा सस्ता और सेफ बिजनेस मॉडल था। बिल्कुल। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल तो था, पर एक लॉन्ग टर्म आर्टिस्टिक विजन नहीं। और जब नॉवेल्टी खत्म हुई तो उसके पास दर्शकों को देने के लिए कुछ नया नहीं बचा था। वो चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। तो आज की चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे रॉक, जैज और पॉप जैसी पश्चिमी शैलियों ने भारत में आकर एक नया रूप लिया। हमने ये भी देखा कि कैसे बॉलीवुड ने रॉक और पॉप को अपने अंदर समा लिया और इंडिपेंडेंट सीन को हमेशा एक चुनौती दी। सही बात है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडी पॉप का वो 90s के दशक वाला दौर सच में खत्म हो गया, या उसने बस अपना रूप बदलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर एक नई जिंदगी शुरू कर दी है? ये सोचने वाली बात है। आज के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो सीधे अपने लिसनर्स तक पहुंच रहे हैं, क्या वो उसी इंडी पॉप की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम भारतीय संगीत के उस पहलू की बात करेंगे जिसके बिना मतलब संगीत अधूरा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, वाद्य यंत्र। और हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमें भारत के शास्त्रीय और लोक वाद्य यंत्रों की एक शानदार यात्रा पर ले जाते हैं। सही कहा। और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, हम उन संस्थानों और समुदायों पर भी एक नजर डालेंगे जो इस विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये समझना दिलचस्प होगा कि एक साधारण तुम्बी से लेकर एक जटिल वीणा तक हर वाद्य यंत्र भारत की कहानी का एक हिस्सा कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए इस म्यूजिकल दुनिया की परतों को खोलते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले पारंपरिक रूप से भारतीय वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ। पहला है अवनिद्ध वाद्य। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। हाँ, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन पर एक झिल्ली या चमड़ा मतलब एक मेम्ब्रेन लगा होता है, जिसे पीट कर या मार कर आवाज निकाली जाती है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जैक्टली, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। सोचिए, शादी में बजता हुआ ढोल या किसी कव्वाली में तबले की थाप, ये सब इसी में आते हैं। और स्रोत बताते हैं कि इनमें सबसे पुराना भूमि दुंदुबी या अर्थ ड्रम है। हाँ। उदाहरण के लिए तबला, ढोल, मृदंगम। और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो मेरे मन में आ रही है। तबला ज्यादातर हिंदुस्तानी क्लासिकल गायन के साथ बजता है जी, जबकि मृदंगम कर्नाटक संगीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों का काम तो ताल देना ही है, फिर ये फर्क क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दोनों का काम ताल देना है, लेकिन उनकी बनावट और ध्वनि का चरित्र उन्हें अलग अलग संगीत परंपराओं के लिए उपयुक्त बनाता है। अच्छा। मृदंगम की ध्वनि थोड़ी गहरी होती है, गूंजने वाली, जो कर्नाटक संगीत के गमक के साथ बहुत अच्छे से मिलती है। और तबला? वहीं तबले की आवाज ज्यादा तेज, क्रिस्प और कह सकते हैं स्पष्ट होती है,
जो हिंदुस्तानी संगीत की तानों और लयकारी के लिए जरूरी है। तो ये जरूरत के हिसाब से विकसित हुए हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगली श्रेणी है शुशिर वाद्य। शुशिर वाद्य यानी विंड इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, पुंगी। एंड व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज शहनाई। इसे भारत के सबसे पुराने विंड इंस्ट्रूमेंट्स में से एक माना जाता है। और जब शहनाई की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें शहनाई किंग का खिताब दिया गया। हाँ, उनकी शहनाई की धुन मतलब भारतीय शादियों और उत्सवों का पर्याय बन गई है। उन्होंने ही इसे नौबत से उठाकर कॉन्सर्ट स्टेज तक पहुंचाया। और बांसुरी, शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां किसी ने बचपन में बांसुरी बजाने की कोशिश ना की हो। सही बात है। वैदिक काल से इसका इस्तेमाल हो रहा है, तब इसे नाड़ी या तुंगव कहते थे। और भगवान कृष्ण की छवि के साथ जुड़ने के बाद तो ये एक पूजनीय वस्तु बन गई। बिल्कुल। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम तो हम सब जानते हैं। जी। अच्छा, तीसरी श्रेणी है घनवाद्य। घनवाद्य। ये सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें किसी ट्यूनिंग की जरूरत नहीं होती। इन्हें आइडियोफोन्स भी कहते हैं। तो इनका काम क्या है? इनका मुख्य काम गाने के साथ लय और ताल बनाए रखना है। जैसे मंदिरों में बजने वाली मंजीरा। हाँ, बिल्कुल। और ये जानकर हैरानी होती है कि खुदाई में हड़प्पा सभ्यता जितनी पुरानी मंजीरा मिली है। सोचिए, हजारों साल पुरानी। इसके अलावा जलतरंग, झांझ, करताल भी इसी में आते हैं। मतलब किसी भी भजन संध्या में मंजीरे की खनक के बिना वो माहौल ही नहीं बनता। सही कहा। और चौथी और आखिरी मुख्य श्रेणी है तत्वाद्य। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, कोडोफोन्स। Here's where it gets really interesting. हाँ, इन्हें भी 3 तरह से बांटा गया है। हाँ, बजाने के तरीके पर। पहला, बोर्ड, जिन्हें गज या बो से बजाया जाता है, जैसे सारंगी, इसराज और वायलिन। सारंगी की आवाज में एक दर्द, एक कसक होती है। कहते हैं ये इंसानी आवाज के सबसे करीब है। हाँ, यही मैं पूछने वाला था, ऐसा क्यों? क्योंकि सारंगी में पर्दे या फ्रेट्स नहीं होते। वादक अपनी उंगलियों को सीधे तारों पर स्लाइड करता है, जिससे वो एक नोट से दूसरे पर बिना किसी ब्रेक के जा सकता है। मींड जिसे कहते हैं। बिल्कुल, मींड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई गायक आ करते हुए सुर बदलता है। इसीलिए सारंगी गजल या ठुमरी गायकी के साथ इतनी ऑर्गेनिक लगती है। दूसरा प्रकार है प्लेक्ट्रल, जिन्हें उंगलियों या मिजराब से छेड़ा जाता है, जैसे सितार, वीणा और तंबूरा। हाँ, और वीणा को देखिए, ये सबसे प्राचीन और पूजनीय वाद्ययंत्रों में से एक है, जो देवी सरस्वती से जुड़ा है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संगीत और वाद्ययंत्र हमारी संस्कृति और आध्यात्मिकता में कितने गहरे बसे हुए हैं। और तीसरा प्रकार है स्ट्रक्ट, जिन्हें छोटी हथौड़ी या डंडियों से मारकर बजाया जाता है, जैसे गोटू वाद्यम और स्वरमंडल। सही। और स्रोत में सरोद के लिए भंगाश परिवार और सितार के लिए जयपुर, वाराणसी, इटावा जैसे घरानों का भी जिक्र है। हाँ, घराने। ये दिखाता है कि हर वाद्य यंत्र की अपनी एक लेगेसी, एक परंपरा है, एक खास शैली है। तो ये तो ही शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की बात। लेकिन भारत की असली विविधता तो इसके लोक संगीत में दिखती है। बिल्कुल। अब उस दुनिया में चलते हैं। हाँ। यहाँ हर राज्य, हर समुदाय का अपना एक अनोखा वाद्य यंत्र है। अगर हम कॉर्डोफोन्स यानी तार वालों की ही बात करें, हाँ, तो पंजाब में भांगड़ा की जान तुम्बी है, एक तार वाली। हाँ। और दूसरी तरफ साधुओं और फकीरों का एक तारा है। बंगाल के बाउल गायकों का 2 तारा। एक ही कॉन्सेप्ट है, पर इस्तेमाल कितना अलग है। एग्जैक्टली। फिर राजस्थान का चिकारा है, रविंद्र संगीत में इस्तेमाल होने वाला दिलरुबा या इसराज है, केरल का बांस से बना उनाविल्लू और संथाल आदिवासियों का सारिंदा। सोचिए, एक तार का एक तारा भी कितनी गहरी आध्यात्मिक धुन पैदा कर सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं एरोफोन्स पर, मतलब फूंक वाले वाद्य यंत्र। सपेरों की पुंगी या बीन तो हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो आइकॉनिक है। लेकिन पंजाब का डबल फ्लूट अलगोजा भी है, मेघालय के खासी लोगों का तांगमुरी है, दक्षिण भारत का बकरी की खाल से बना बैगपाइपर जैसा टिट्टी। हाँ, टिट्टी। हाँ। फिर गढ़वाल का मशक और असम में बिहू उत्सव का खास इंस्ट्रूमेंट गोगोना। कमाल है। अब वो मेम्ब्रेनोफोन्स यानी चमड़े वाले। इसमें भी बहुत विविधता है। गोवा में गणेश उत्सव के दौरान बजने वाला घुमोट। घूमट। हाँ। केरल का डमरू जैसा इड्डका, तमिलनाडु का उडुगाई, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र का संबल और संथाल जनजाति का 2 सिरों वाला ड्रम तामाक। मतलब हर त्योहार की अपनी एक खास ताल, अपना एक खास ड्रम है। बिल्कुल। और अब सबसे मजेदार श्रेणी, इडियोफोन्स, ठोस वाद्य। पंजाब का चिंटा, जो असल में आग की चिमटी से बना है। क्या बात है।
और घड़ा, जिसे पंजाब के लोक संगीत में ताल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो कमाल है। मतलब संगीत बनाने के लिए महंगे साजों की नहीं, बल्कि रचनात्मकता की जरूरत होती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इतनी विशाल विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है? यहीं पर कुछ आधुनिक संस्थानों की भूमिका आती है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले 1901 में वीडी पलूस्कर द्वारा स्थापित गांधर्व महाविद्यालय, लाहौर में। हाँ, पहले लाहौर में, फिर 1915 में मुंबई आ गया। इसका उद्देश्य ही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को देना था। मतलब संगीत को घरानों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना, उसे डेमोक्रेटाइज करना। सही शब्द। फिर 1952 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? मतलब सरकार ऐसी अकादमी क्यों बनाती है? क्योंकि ये हमारी अमूर्त विरासत, हमारी इंटैंजिबल हेरिटेज को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक आधिकारिक मंच है। ये एक स्टेटमेंट है कि ये कलाएं हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। और ये राज्य सरकारों के साथ भी काम करती है। बिल्कुल, ताकि स्थानीय संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच मिल सके। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD भी तो इसी के तहत आता है। एक और महत्वपूर्ण संस्थान है मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जिसे 1926 में लखनऊ में महान संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे ने स्थापित किया था। हाँ, बाद में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान हो गया। और भातखंडे जी का योगदान सिर्फ एक कॉलेज खोलना नहीं था। अच्छा। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर रागों को, बंदिशों को इकट्ठा किया, उन्हें समझा और फिर उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से लिखा। आज जो हम नोटेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, हाँ, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने ओरल ट्रेडिशन को किताबों में दर्ज कर दिया। ये तो बहुत बड़ा काम था। बहुत बड़ा। और फिर आता है SPIC MACA, जिसकी स्थापना 1977 में किरण सेठ ने की। हाँ, सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। ये एक वॉलंटरी यूथ मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था। बिल्कुल। इसका मकसद था युवाओं को जो अपनी शास्त्रीय जड़ों से दूर हो रहे हैं, वापस भारतीय संस्कृति से जोड़ना। और वो भी लेक्चर से नहीं, एक्सपीरियंस से। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो अक्सर फ्री एंट्री इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को स्कूलों कॉलेजों में ले जाते हैं। और आज ये एक बहुत बड़ा संगठन बन गया है, जिसके दुनिया भर में 200 से ज्यादा चैप्टर हैं। सही कहा। कई कॉलेज के छात्रों का शास्त्रीय संगीत से पहला परिचय स्पिक मायके के किसी कार्यक्रम में ही होता है। चलिए अब उन समुदायों की बात करते हैं जो इन संगीत परंपराओं के असल वाहक हैं। बिल्कुल, जैसे राजस्थान और गुजरात के लांघा और मांगनियार समुदाय। हाँ, मांगनियार अपने कमाईचा वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये मुस्लिम समुदाय हैं जो पीढ़ियों से अपने हिंदू यजमानों के लिए उनकी वंशावली गाते आए हैं। मतलब संगीत यहाँ सिर्फ कला नहीं है। नहीं, ये दो समुदायों के बीच एक रिश्ते की डोर है। पश्चिम बंगाल के कर्तब्बाय और बाउल समुदाय, जो अपने रहस्यमयी गायन के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो एक तारा लेके घूमते हैं, गाते हैं। मध्य प्रदेश की मुरिया जनजाति, जो रेलो नामक गीत गाती है। छत्तीसगढ़ का कमर समुदाय, जो विवाह गीत गाता है। तमिलनाडु की पुलेर जनजाति, जो तालम नामक धुनें प्रस्तुत करती है। अरुणाचल प्रदेश के इदुमिशमिस और अंडमान के मोक्यान जनजाति, जो कोई धर्म नहीं मानते और केवल पूर्वजों की पूजा करते हुए नृत्य करते हैं। ये सूची दिखाती है कि संगीत भारत में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का, पहचान का और पूजा का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। और आखिर में चतुर प्रहर का जिक्र है। ये क्या है? ये एक बहुत ही अनूठी अवधारणा है। ये मुंबई में NCPA में होने वाला एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। अच्छा। इसकी खासियत है रागों का समय के साथ जुड़ाव। यानी दिन के अलग अलग प्रहर में उस प्रहर के लिए उपयुक्त रागों को ही प्रस्तुत किया जाता है। मतलब सुबह के राग सुबह में, शाम के राग शाम को। हाँ, बिल्कुल। ये आपको राग और समय के गहरे संबंध का अनुभव करने का एक दुर्लभ अवसर देता है। तो हमने वाद्य यंत्रों, उनको बचाने वाले संस्थानों और उन्हें जीने वाले समुदायों की बात की। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है। आज के डिजिटल संगीत, AI जनरेटेड म्यूजिक और ऑटो ट्यून के युग में एक ऐसे वाद्य यंत्र को सीखने का क्या मतलब है जिसमें महारत हासिल करने में दशकों लग जाते हैं? अच्छा सवाल है। क्या शास्त्रीय और लोक संगीत की ये कठिनाई और ये अनुशासन आज सिर्फ ध्वनि से परे कोई और गहरा मूल्य रखती है? Okay, so we hope you liked that today's discussion on Chapter 5, Indian Music of Indian Art and Culture by Nitin Singhania
For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद, जय हिंद.